गाइस ये वीवो का मोबाइल है और इस मोबाइल में 1% 2% से आगे बैटरी चार्ज नहीं होता है और इमीडिएटली जो है चला जैसे हम टच में कोई प्रेस करते हैं फिंगर को और मोबाइल जो है स्विच ऑफ हो जाता है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम है और इस टाइप का प्रॉब्लम का वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। फ़िलहाल मैं इस मोबाइल को जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो धागा लगा हुआ है। अब ये आइडिया शायद आपके पास था नहीं, ये धागा क्यों लगा हुआ है। इसके अंदर सिम स्लॉट का एक लॉक होता है जो कि गिर गया होगा रिपेयरिंग करते वक्त, इसलिए धागा बांध रखा है। तो इस मोबाइल में सिंपल वैसे तो इस मोबाइल में जो हम प्रॉब्लम रिपेयर करेंगे वो बैटरी कनेक्टर के बैटरी को खोलेंगे, उसको रैपर को खोलेंगे, उसके अंदर एक कंपोनेंट लगा हुआ रहता है, उसको हम रिपेयर जंपर मारेंगे। आप अगर इससे रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो आई बटन तो दबा के देख सकते हो, क्योंकि मैंने उसका वीडियो पहले बना रखा है। लेकिन मॉडल अलग है, ये मोबाइल अलग है, वो मोबाइल अलग है, प्रॉब्लम सेम है, वो भी वीवो का मोबाइल ही है। तो फिलहाल जो कुछ बिगेनियर ऐसे हैं जो 50% से ऊपर काम आता है और कुछ बिगेनियर ऐसे हैं जो बिल्कुल भी काम नहीं आता है रिपेयरिंग का। तो जिनको बिल्कुल भी काम नहीं आता है वो एंड तक देखिए, क्योंकि रिपेयरिंग का क्लासेस कंप्लीट इसमें करीब करीब तो बता ही दूंगा। बाकी जैसे कि कुछ सवाल मैंने बताया थंबनेल में देख के, आपने थंबनेल में देखा, सवाल ये है जैसे कि चार्जिंग जैक लगाते वक्त प्रॉब्लम क्रिएट होता है कस्टमर के सामने। ओबियसली जो नए बिगिनियर होते हैं ना, कस्टमर के सामने तो चार्जिंग जैक लगाएगा ना तो या तो हड़बड़ी होगा, मतलब मोबाइल घबराएगा, चार्जर एसएमडी मशीन उसके हाथ से हिलेगा, तो इस टाइप का प्रॉब्लम फेस होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि एक्सपेंस कम है। ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि आपने आज वीडियो देख लिया कल आपको आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये कम से कम 2-3 साल आप जब काम करते रहोगे ना तो एसएमडी मशीन पकड़ने का स्ट्रॉन्ग तरीका आपको मिलेगा, तब जाके आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, फिर आप कस्टमर के सामने ही चार्जिंग जैक चेंज कर पाओगे। और ऐसे भी बिगिनियर है जो वीडियो देखते हैं लेकिन जंपर जैसे प्रैक्टिस जो है वो नहीं करते। 1-2 दिन हाल के किए होंगे, लेकिन जंपर की प्रैक्टिस बहुत बेस्ट प्रैक्टिस है, उसके बिना रिपेयरिंग अधूरा है। तो सजेस्ट करूँगा जंपर मारना बेस्ट प्रैक्टिस करें। और बाकी फ़ॉल्ट के हिसाब से मोबाइल तो देखो जैसे जैसे मोबाइल आता है उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाया जाता है। बाकी मेरे पास जो भी, अगर आप कहते हो सिंपल, जैसे सिंपल रिपेयरिंग जो होते हैं ये अधिकतर तो वही रिपेयरिंग आते हैं शॉप में। तो सिंपल रिपेयरिंग अगर आप कहो कि डाल दो तो मैं डाल दूंगा। सिंपल रिपेयरिंग में क्या होता है, माइक, स्पीकर, चार्जिंग जैक ये रिप्लेस होते हैं। तो मैं जो टफ़ वाले जो रिपेयरिंग होते हैं वो ज़्यादातर डालने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसे केसेस तो बार बार नहीं आते, इसलिए आपको देखने को नहीं मिलता है। बाकी कोशिश मेरा यही रहता है कि जब जब कोई प्रॉब्लम आता है कि जैसे जैसे फॉल्ट आता है उसके हिसाब से मैं वीडियो अपलोड कर सकूँ, ताकि आप लोगों को नॉलेज मिल सके। अभी इस मोबाइल में तो ये मोबाइल तो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि मैं इसमें रिपेयरिंग कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ, किस तरह से खोल रहा हूँ, क्या क्या सावधानी रख रहा हूँ, मैं खींच रहा हूँ। अब जैसे डिस्प्ले पे फोकस कर रहा हूँ, डिस्प्ले डैमेज ना हो जाए, तो मैं मेरे लेफ़्ट हैंड जो है वो फ्रेम पे मजबूती था ना कि डिस्प्ले पे। तो ये धीरे धीरे एक्सपेंस हो जाता है। अब ये बैटरी हल्का सा फुला हुआ है तो हो सकता है बैटरी ख़राब हो, बैटरी रिप्लेस करना पड़े। तो बैटरी जाहिर सी बात है पहले जंपर मार कर देखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो बैटरी रिप्लेस कर देंगे। यही तो है रिपेयरिंग में। इसके अलावा और सजेस्ट करूँगा, बहुत से बिगिनियर ऐसे जिनको 20 पिन का चार्जिंग पिन में उनको समझ भी नहीं आता कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। तो और 5 सैमसंग के सीरीज़ में सेट फाइंड नहीं कर पाते, जैसे कौन क्या फॉल्ट है डेड मोबाइल में। तो बहुत सारे, मैं तो ये कहूँगा कि जिस टाइप का आपको सीखना हो, जिस टाइप का आपको समझना हो, आप कमेंट करो ना, कमेंट के हिसाब से वीडियो बना दूँगा। अब जैसे जैसे बिगिनियर कमेंट करते हैं उस हिसाब से वीडियो अब तक तो बनाते आ रहा हूँ। तो मुझे मालूम कैसे पड़ेगा कौन आप लोगों की डिमांड क्या है, किस टाइप का वीडियो आप लोगों को चाहिए। तो अभी फ़िलहाल ये देख पर मैं खोल भी रहा हूँ तो सावधानी से खोल रहा हूँ, क्योंकि फ्लैक्स जो है ये डैमेज होने के चांसेस होता है। अभी एक थंबल में वो एक चीज़ और देखे होंगे कि नुकसान कहाँ कहाँ देखना सेव करना पड़ता है, तो नुकसान से कैसे बचोगे। तो मोबाइल रिपेयरिंग तो बहुत सेंसिटिव लाइन है, तो नुकसान से बचने के लिए मैं तो यही कहूँगा, मोबाइल को जब आप खोलो तो बहुत आपका जो फोकस है ओनली रिपेयरिंग पे रहे, ना कि अदर किसी पे रहे। क्योंकि नज़र हटी दुर्घटना घटी, बस ये समझ लो। क्योंकि फ्लैक्स जो होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, पावर स्विच का फ्लैक्स हो गया, चार्जिंग का फ्लैक्स हो गया,
फिंगरप्रिंट का फ्लैक्स हो गया, बैटरी का फ्लैक्स हो गया, डिस्प्ले का फ्लैक्स हो गया, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, थोड़ा सा खिंचावते ही ये टूट जाते हैं। तो ये चीज़ें ये सावधानी में, और क्या है। और जब आप हीट मारो तो हीटिंग पोजीशन देख के मारो, क्योंकि आसपास कंपोनेंट होते हैं, उनके आसपास अगर मान लो हीट ज़्यादा मार देते हो तो कंपोनेंट हिल जाते हैं, पिन लगाना मुश्किल हो जाता है, सेट रिपेयर नहीं हो पाता है, और कस्टमर भी बिहेवियर ख़राब हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो समझना पड़ता है खुद को। ये चीज़ें यूट्यूब में क्या बताएंगे, यूट्यूब में सिर्फ फॉल्ट से रिलेटिव फाइंडिंग बताएंगे, बैटरी टेस्टिंग कैसे करना है ये चीज़ें बताएंगे, प्रॉब्लम कैसे फाइंड करना है ये चीज़ें बताएंगे। फ़िलहाल तो इस मोबाइल को मैं होल्ड पे रख देता हूँ, क्योंकि ये मोबाइल को बैटरी को मुझे चार्ज करना है, मुझे खुद पहले कंफर्म करना है कि यही प्रॉब्लम है कि और कुछ बैटरी रिप्लेस करना है। तो यूजर से भी कंफर्मेशन कर लेता हूँ। इस मोबाइल को साइड में करते हैं और हम पहले रिपेयरिंग के तौर पे सिम टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग, स्पीकर टेस्टिंग, उनके फॉल्ट, उनके ट्रेसिंग, इनके बारे में समझते हैं। गाइस, मोबाइल रिपेयरिंग कैसा भी हो, कीपैड फ़ोन हो चाहे एंड्रॉयड फ़ोन हो चाहे आईफोन हो, इस वीडियो में मोबाइल रिपेयरिंग कंप्लीट सीख जाओगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, अलग अलग टाइप के फ़ोन हैं, सैमसंग है, लावा है, माइक्रोमैक्स है, कीपैड का फ़ोन है। इन सब मोबाइलों की कोई ना कोई कमी है। किसी के टच टूटा हुआ है, किसी का डिस्प्ले टूटा हुआ है, किसी के चार्जर पिन ख़राब है, किसी में स्पीकर ख़राब है, किसी में माइक ख़राब है। तो ये जो फॉल्ट है ना, जितने भी, इन फॉल्टों की स्टडी करेंगे आप, वैसे ही सीख जाओगे, किसी इंस्टीट्यूट की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं आपको। तो ये जो जितने ही मोबाइल है, अगर सबके घर पे मोबाइल होता ही है, 1 2 4 फ़ोन होता ही है, अगर आप रिपेयरिंग सीरियसली ले लेते हो ना कि हाँ मुझे रिपेयरिंग सीखना है, तो प्रॉमिस करता हूँ आप 100% रिपेयरिंग सीख जाओगे। अब जैसे कि एक चाइनीज़ फ़ोन लेता हूँ, मुझे ये भी पता नहीं है कि ये मोबाइल खुलता कैसे है, लेकिन इतना तो पता ही है कि बैटरी हम लगाते कैसे, ढक्कन कैसे खोलते हैं, इतना तो हर कोई बंदा जानता है। जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसका पास नॉर्मल फ़ोन होता है ना खुद का, उसको भी पता रहता है कि मोबाइल कैसे खोलना है, ढक्कन कैसे क्या होता है। तो इस मोबाइल में मान के चलो इसमें कोई भी फॉल्ट हो, डिस्प्ले का फॉल्ट हो, माइक का फॉल्ट हो, या मोबाइल ऑन ही ना हो, तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ मालूम करना है कि मोबाइल खुलता कैसे है। मोबाइल में दिखता ही है, जब आप ढक्कन खोलोगे तो पेज वेज लगे हुए रहते ही है। तो आपके मन में जो भी सवाल है ना, उस सब का जवाब दे दूँगा मैं इस वीडियो के माध्यम से। बस वीडियो को आप बने रहे, एक एक चीज़ आप समझोगे तो अच्छी तरह रिपेयरिंग जो है कंप्लीट सीख जाओगे, इस बात की प्रॉमिस कर सकता हूँ। तो सबसे पहले ये जितने पेज दिख रहे हैं, ये पेजों को हमें खोलना पड़ता है। अब पेज जो कॉमन जो पेज होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक सैमसंग में लगने वाला पेज होता है और एक नोकिया में लगने वाला पेज होता है। तो मेन चीज़ है, मोबाइल को खोलते वक्त हमें देखना पड़ता है कि मोबाइल का एंगल कहाँ पे है, जैसे खुलने का पोजीशन कहाँ पे है। जैसे कि इसमें देख पा रहे हो, ये हो गया खुलने का पोजीशन, क्योंकि हमने पेज खोल दिया। इसमें लाइन दिख जाती है, मतलब एक वो लाइन को फोकस करो कि कहाँ से जॉइंट होगा, क्योंकि हमेशा 2 फ्रेम होते ही एक मोबाइल के अंदर। तो अब जैसे मोबाइल खुल गया, मेन चीज़ है रिलैक्स होकर खोलना, कोई घबराने की ज़रूरत है नहीं। मोबाइल में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो हम डर जाएंगे कि हमारा ऐसे ये टूट जाएगा वो टूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। रिलैक्स होकर खोलना। अब जैसे मैंने खोला तो इसमें क्या पाया, स्पीकर जॉइंट पा रहा हूँ। अब मुझे ये है क्या चीज़, मैं तो फट करके बता दिया स्पीकर है। अगर आपको मालूम नहीं है क्या चीज़ है, तो कॉमन चीज़ हमें ध्यान देना, जब हम कॉलिंग करते हैं तो हमें कान में ही लगाते हैं मोबाइल, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे स्पीकर ही लगा हुआ होगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये पता पड़ गया कि इस टाइप का स्पीकर होता है मोबाइल के अंदर। अगर मैं स्पीकर के तार को ज़बरदस्ती खींचता तो क्या होता है, स्पीकर का तार टूट जाता और स्पीकर ख़राब हो जाता। तो इसलिए मैंने सुई की मदद लिया, क्योंकि चिपके हुए रहते हैं, पर गोंद टाइप का ऐसा कुछ लगा हुआ रहता है। तो फिलहाल ये ऊपर फ्रंट जो फ्रेम है और एक कीपैड जो है ये अलग हो चुका है, तो इसको कर देते हैं साइड में। अब खुल तो गया। अब हमें XYZ कुछ भी पता नहीं है कि मोबाइल के अंदर क्या क्या चीज़ होता है, कैसे कैसे क्या क्या टेस्टिंग करते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसमें खोलते वक्त हमें ये तो दिख गया कि स्पीकर लगा हुआ है छोटा सा, तो वो हो गया ईयर स्पीकर, मतलब कान में लगाने वाला स्पीकर। तो मोबाइल को किसी भी तरह से हमें खोलना पड़ता है इस तरीके से। खोलने के बाद में हमें इसके अंदर काफ़ी कुछ है, जो कॉमन चीज़ें वो हमें ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे माइक कहाँ पे है, स्पीकर कहाँ पे है, सिम स्लॉट कहाँ पे लगा हुआ है, मेमोरी कार्ड कहाँ लगा हुआ है, चार्जिंग पिन कहाँ पे लगा हुआ है, आईसी कहाँ पे लगा हुआ है। तो वो चीज़ें हमें नोटिस, बेसिक चीज़ें आप समझ ही गए होंगे। तो चार्जर पिन वगैरह जितने भी है अलग अलग टाइप के होते हैं,
स्पीकर भी अलग अलग टाइप का है हर मोबाइल में। कहने का मतलब है बड़े से बड़े मोबाइल में अलग टाइप का स्पीकर है, छोटे से छोटे मोबाइल में अलग टाइप का स्पीकर है। तो ये जो जितने भी कंपोनेंट है ना, इनको क्या है, एक बार हम 2 बार 10 बार ऐसा खोलेंगे, मतलब मोबाइल को अलग अलग टाइप के मोबाइल को खोलेंगे तो हमें ये याद हो जाता है कि स्पीकर माइक वगैरह किस टाइप का किस टाइप चीज़ के में आप होते हैं। देख रहे होंगे कि काफ़ी सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं छोटे बड़े, तो इन कंपोनेंट के आइडेंटिफिकेशन करना सीखते हैं, इनके नाम वगैरह जानते हैं, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है रिपेयरिंग में। इनके नाम नहीं जान होंगे तो रिपेयरिंग टेस्टिंग नहीं कर पाओगे। इस पीसी में लगा जो मेन कंपोनेंट है उसको निकालते हैं और उनके बारे में समझते हैं। चिमटी से मैं जिस कंपोनेंट को पकड़ रखा हूँ इसको कहते हैं कॉइल। अब ये कॉइल देख लो एक बार, डिज़ाइन कैसा है, किस शेप में है। ये ब्लैक कलर का आपको दिख रहा होगा कॉइल, तो इसको हम निकालते हैं। ये कंपोनेंट छोटे भी मिलेंगे आपको, बड़े भी मिलेंगे, लेकिन डिज़ाइन और कलर सेम होगा। इसका टेस्टिंग करने का भी मेथड मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल तो हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं कौन सा चीज़ का क्या नाम है। इस वीडियो में जो भी चीज़ आपको बताया जा रहा है इसको एक नोटपैड में लिख के रखिए ताकि आपको याद रहे, क्योंकि ये चीज़ें भूल जाओगे वीडियो को देख के कौन सा कंपोनेंट का क्या नाम है। यही कॉइल अब हम बड़ा कॉइल निकालते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये जो देख पा रहे हो ये भी एक कॉइल है, लेकिन साइज में बड़ा है। कॉइल की पहचान ऊपर ब्लैक पट्टी मिलेगा 98% और 2% ऐसा है जो ऑरेंज कलर में मिलेगा। तो ये जो कॉइल है, ये कॉइल वैसे कॉइल काम क्या करता है, इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं, ये चीज़ें आपको बताया जाएगा। अब जो कंपोनेंट हम निकाल रहे हैं इसको नॉन पोलराइज कैपेसिटर कहते हैं, और ये कैपेसिटर सी वर्ड से शो होता है। कहीं पे भी आपको अगर किसी पीसी प्लेट में आपको सी दिखे कंपोनेंट के ऊपर, कहीं पे भी लिखा हुआ मिले कंपोनेंट के आसपास, तो समझ जाओ कि वो कैपेसिटर है। अब ये कैपेसिटर साइज में कॉइल के जितना बड़ा है, लेकिन ये कैपेसिटर छोटा भी होता है और इससे बड़ा भी होता है। तो मैं एक छोटा आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि निकाल रहा हूँ पीसी प्लेट से। ये भी कैपेसिटर है लेकिन साइज में छोटा है। जो हम कंपोनेंट निकालने जा रहे हैं ये दिखने में आईसी टाइप का है, लेकिन ये और कॉइल मत समझिएगा इसको, क्योंकि ये भी ब्लैक कलर का ही है, लेकिन ये है टीवीएस डायोड। डायोड अलग अलग टाइप के होते हैं, तो फिलहाल तो ये टीवीएस डायोड है और ये एक डायोड है। अब ये दोनों अलग अलग दिखने में है लेकिन काम भी इनका अलग अलग है। अब ये जो डायोड है इसका एक पाँव देखिए बड़ा है, दूसरा पाँव है छोटा। ये चार्जिंग सेक्शन में लगाया जाता है और ये ब्लैक कलर का पट्टी होता है, इसमें एक तरफ वाइट कलर का हल्का पट्टी दिखेगा आपको। ये क्यों लगाया जाता है मोबाइल चार्जिंग सेक्शन में, क्योंकि ये फिल्टर करने का काम करता है। अगर चार्जर आपका 6 वोल्ट का दे रहा है तो ये 6 वोल्ट ही आगे पास करेगा, ना कि ये 4 वोल्ट पास करेगा, ना कि 7 वोल्ट पास करेगा। मतलब एक फिक्स करने का काम करता है ये डायोड। अब जो देख रहे हो ये टीवीएस डायोड है, ये दिखने में आईसी टाइप का है, लेकिन इसके भी दो ही लेंथ मिलेंगे आपको। ये डायोड पावर स्विच के आसपास, किसी किसी चार्जिंग सेक्शन के आसपास मिलेगा आपको। काफ़ी सारे जगह पे लगाया जाता है। ये क्यों लगाया जाता है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है। किसी लाइन में अगर 3 वोल्ट से ज़्यादा, मान के चलो 4 वोल्ट जाना होता है, और 4 वोल्ट की जगह अचानक वो आईसी अगर 5 वोल्ट देने लग जाए, या फिर वो चार्जर 5 वोल्ट देने लग जाए, तो ये क्या करता है, बाकी 1 वोल्ट को क्या है ग्राउंड में जाके भेज देता है। जो आगे जितना वोल्ट पास करना होता है उतना ही वोल्ट पास करेगा। कहने का मतलब यह है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है। और अब जो देख रहे हो ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर फर्स्ट जो कैपेसिटर है नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। फिलहाल तो इसके बारे में समझ लेते हैं। ये पावर आईसी और चार्जिंग आईसी के आसपास ज़्यादातर आपको मिलेगा। अगर ये ख़राब हो जाता है तो आगे डीसी करंट को पास नहीं करेगा। मतलब कहने का मतलब ये कैपेसिटर ज़्यादातर करंट के लाइन में लगाया जाता है। ये कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है, ये फिल्टर करने का काम करता है वोल्टेज को। जो कंपोनेंट है वो कॉइल है, दिखने में ब्लैक कलर का है ये, और इसके ऊपर दोनों पट्टी देख रहे होंगे, यहाँ पे रिशोल्ड होता है। और ये एक साधारण मान के चलो एक तार की तरह काम करता है। ये जहाँ पे भी होगा, ये वोल्टेज के लाइन में भी हो सकता है और सप्लाई के लाइन में भी हो सकता है। ये कॉइल जो है ये अगर ख़राब हो जाए तो ना तो आगे वोल्टेज पास होगा और ना ही सप्लाई पास होगा। कहने का मतलब है इसको बीच में लगाया जाता है। ये कॉइल जो है मोबाइल पीसी में किस लिए लगाया जाता है, ये करंट के बहाव को विरोध करता है। कहने का मतलब ये फिल्ट्रेशन का काम करता है। अब बात करते हैं रजिस्टेंस की। रजिस्टेंस काफ़ी प्रकार के होते हैं, लेकिन मोबाइल में इस टाइप के आपको रजिस्टेंस मिलेंगे। ये जो रजिस्टेंस है ऊपर से ब्लैक पट्टी मिलेगा और नीचे से छाती पे वाइट पट्टी मिलेगा, जो कि ऊपर ब्लैक पट्टी में कुछ नंबर रहते हैं, किसी में नंबर नहीं रहते। और एक रजिस्टेंस ये है जो ओनली ज़्यादातर से वाइट पट्टी दिख रहा है आपको। ये रजिस्टेंस करंट हो चाहे तरंगे, मतलब सिग्नल हो, उसको कम करने का काम करता है, मतलब फ्लो करता है ये। मतलब
वोल्टेज अगर मान लो 5 वोल्ट आ रहा है तो कहीं पे अगर कम भेजना हो तो ये रेजिस्टेंस लगाया जाता है। अगर जैसे कहीं पे सिग्नल मिल रहा हो, जैसे नेटवर्क वगैरह होता है, सिग्नल मिल रहा हो तो सिग्नल में क्या होता है कि कम ज़्यादा आते रहता है, तो उसको क्या कम करके आईसी तक भेजता है सिग्नल को। ये रेजिस्टेंस को आर से शो करते हैं। जहाँ पे भी आपको आर के आगे कुछ नंबर मिले तो समझ जाओ कि वो रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस के ऊपर ही लिखा हुआ मिलेगा आपको। और मदरबोर्ड में कहीं पे भी उसके आसपास ही आपको आर से शो होगा, मतलब रेजिस्टेंस। बस उसकी पहचान जो है नीचे छाती पे वाइट कलर का होगा और ऊपर ब्लैक कलर की पट्टी होगा। अब समझते हैं बूस्ट कॉइल को। बूस्ट कॉइल क्या होता है? बूस्ट कॉइल वैसे पावर आईसी के आसपास आपको ज़्यादा मिलेगा और डिस्प्ले के बैकलाइट सेक्शन के आसपास ज़्यादा मिलेगा। बूस्ट कॉइल भी एक कॉइल ही है, लेकिन उसका थोड़ा चेक करने का मेथड अलग है, और जो वो वर्क करता है वो अलग तरीके से वर्क करता है। तरीके से कॉइल के 2 लेंथ होते हैं, वैसे ही बूस्ट कॉइल के भी 2 लेंथ होते हैं। अब ये 2 लेंथ जो है, एक ये लेंथ मतलब ये मान के चलो, एक लेंथ तो है इनपुट की तरफ रहेगा और एक लेंथ आउटपुट की तरफ रहेगा, इसको बीच में लगाया जाता है। बूस्ट कॉइल में इनपुट होगा मान के चलो 5 वोल्ट, तो ये आउटपुट करेगा इससे अधिक वोल्ट, जितना इसके कंट्रोल में है। जैसे कि 10 वोल्ट भी दे सकता है, 16 वोल्ट भी दे सकता है। तो बूस्ट के नाम से हमें पता पड़ता है ये करंट को ज़्यादा करके देता है आगे। तो जैसे मोबाइल को हम ऑन करते हैं तो एक अचानक बैकलाइट ऑन होता है डिस्प्ले का, तो वो कॉइल की मदद से ही होता है, मतलब ज़्यादा वोल्टेज देने का काम करता है कम वोल्टेज। बूस्ट कॉइल का आकार गोल शेप में भी होता है और चौकोर शेप में भी होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, बूस्ट कॉइल 2 प्रकार के डिज़ाइन में दिख रहा है ओनली मोबाइल के पीसीबी में। बस इतना याद रखो, इसका लेंथ 2 होते हैं, इसका नाम बूस्ट कॉइल है और डिज़ाइन में इस तरीके का दिखता है। ये मोबाइल पीसी में रेजिस्टेंस लगा हुआ जो होता है उसमें कितने कलर होते हैं, इस चीज़ का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। गाइस अब जंपर मारना सीखते हैं, क्योंकि ये रिपेयरिंग लाइन में इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो रिपेयरिंग का 50% प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जंपर मारना एक ऐसा चीज़ है जो हर बड़े रिपेयरिंग में काम आता है। आपको शोल्डर आयरन परचेस करना पड़ेगा, मार्केट शॉप से परचेस कर सकते हैं या ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। एक बड़ा आयरन परचेस कीजिएगा और एक मिनी आयरन परचेस कीजिएगा, और थोड़ा सा रेत, एक रेत भी ले लीजिएगा। रेत में आपको थोड़ा सा ये घिस के इसमें वायर को शोल्ड करना है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। और ये जो मेरे हाथ में जो वायर दिख रहा है पतला सा, इसको कहते हैं जंपर वायर। तो ये जंपर वायर में थोड़ा सा पेस्ट लगाना पड़ता है ताकि स्मूथ हो जाए और जो हमारा शोल्डरिंग है वो प्रॉपर चिपक जाए। जितना हमें चिपकाना होगा उतना ही रिशोल्ड करें। अभी जैसे आप देख पा रहे हो मैं इसको रिशोल्ड कर रहा हूँ। ये जंपर वायर लगाना रिपेयरिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। ये काम आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते में प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं कर पाओगे, कम से कम महीना भर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि हर पर डे 2 घंटा ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो ही इसमें हाथ साफ होगा। अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करके छोड़ दोगे तो आपका जो जंपर वायर है वो क्लियर नहीं होगा। अब जंपर वायर हमें क्यों सीखना पड़ता है? क्योंकि मोबाइल में ट्रैक मिसिंग होता है, तो जंपर की मदद से हम ट्रैक को रिपेयर कर पाते हैं। तो जिस तरीके से देख रहे हो मैंने फर्स्ट सिरा शोल्ड कर दिया है। अब कैंची से काटने के बाद में पीछे का हिस्सा भी मैं रिशोल्ड करूँगा और फिर मैं आपको जंपर मार कर दिखाऊँगा। जंपर भी आपको डेड पीसी प्लेट में मारना है, तो डेड मोबाइल जो है वो आपको मैनेज करना पड़ेगा अगर आप घर पे रिपेयरिंग सीख रहे हो तो। और उसमें से जिस तरीके से मेरे हाथ में ये डेड मोबाइल है, इसमें मैं जंपर मार कर दिखा रहा हूँ, उसी तरीके से आपको डेड मोबाइल में प्रैक्टिस करना है। और इंट्रोडक्शन के हिसाब से जिस तरीके से मैं रिशोल्ड कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको रिशोल्ड करना है। वायर जितना ज़रूरत होगा उतना ही आप उसको रिशोल्ड करें। जब आप जंपर मारने की प्रैक्टिस करोगे तो जंपर मारने के इमेज मुझे आप इंस्टाग्राम में पोस्ट कीजिएगा, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपने सही तरीके से जंपर मार रहे हो कि नहीं मार रहे हो। क्योंकि इसमें बहुत सी गलतियां भी होगा आपसे, वो चीज़ें सुधारना ज़रूरी है, एक गाइड करना ज़रूरी है, जो कि मैं आपको गाइड कर सकता हूँ इंस्टाग्राम की मदद से। एक चीज़ का और ध्यान रखें, शोल्ड उतना ही करें जितना हमें ज़रूरत हो। जो लाल कलर का पेस्ट लगा होता है जंपर वायर में, वो अर्थिंग ना हो इसलिए पेस्ट लगाया जाता है लाल कलर में। वायर आपको लाल कलर का दिख रहा होगा, लेकिन शोल्ड करने के बाद उसका कलर हट जाता है और उसमें अर्थिंग स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पे हम शोल्डरिंग करेंगे वो डिस्प्ले का सेक्शन है। डिस्प्ले का कीपैड मोबाइल का ये मदरबोर्ड है, तो डिस्प्ले यहाँ पे जॉइंट होता है। लेकिन चाहे कोई से भी सेक्शन हो, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जंपर मारने का,
अब डिस्प्ले में इसलिए कर रहा हूँ कि डिस्प्ले का जो पिने हैं वो पास पास में है और उसी में प्रैक्टिस आपका अच्छा होगा। मेरे पास सोल्डरिंग आयरन दो प्रकार के हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है। अगर आप बड़ा सोल्डरिंग आयरन ले रहे हो और छोटे जगह पे अगर आप जंपर मार रहे हो तो आपसे गलतियां काफ़ी होगा, क्योंकि आपको उसमें प्रैक्टिस नहीं है। तो दो टाइप के आयरन रखें, छोटी जगह पे छोटा आयरन और बड़ी जगह पे बड़ा आयरन का इस्तेमाल करें। अब आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे जिस तरीके से मैंने जंपर मारा और नीचे के दो पिने आपस में जॉइंट हो गए, तो इस तरह के जॉइंट नहीं होने चाहिए। जिस तरीके से वायर जॉइंट किया हूँ मैंने, इस तरीके से आपको जॉइंट करना है और देखना है कि मजबूती से जो वायर है वो जॉइंट हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब जंपर वायर। तो जंपर वायर का ऐसे उठाओगे तो पीछे भी आना चाहिए हाथ में। इस तरीके से आपको कंफर्म हो जाएगा कि जंपर वायर आपने सही लगाया नहीं लगाया। फिर उसी वायर का मुंह को ऐसे मोड़ के उसके पास वाले पॉइंट पे लगाना है। जैसे आप पास वाले पॉइंट पे लगाओगे तो आपसे गलती क्या होगा कि या तो ऊपर वाला छूट जाएगा या तो नीचे के 2 नंबर 3 नंबर जॉइंट हो जाएंगे, ये सारे मिक्स हो जाएंगे। तो आपको मिक्स नहीं करना, जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ उसी तरीके से लगाना है। इससे क्या आपका हाथ साफ होगा। अब ये वायर को जोड़ने के लिए हमने क्या चीज़ का इस्तेमाल किया, चिमटी का। चिमटी से इस वायर को पकड़ के हमने सोल्डिंग किया। तो चिमटी भी आपको परचेस करना पड़ेगा, जो मार्केट में 50 से 100 रुपये तक मिल जाता है। हमने जो जंपर मारा है वो 1 नंबर पिन और 2 नंबर पिन आपस में जुड़ गया है, लेकिन 3 नंबर और 4 नंबर अलग अलग है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। अब हम दूसरा जो वायर जोड़ेंगे वो 3 नंबर और 4 नंबर को जोड़ेंगे, लेकिन ध्यान में ये रखना है दोनों वायर आपस में टच नहीं होना चाहिए। लेकिन गाइस मैं जानता हूँ आप फर्स्ट टाइम रिपेयरिंग कर रहे हो तो टच भी होगा, वायर भी छूटेंगे। एक वायर जोड़ोगे तो दूसरा वायर छूटेगा, दूसरा जोड़ोगे तो तीसरा छूटेगा। लेकिन आपको जितने बार भी वायर छूटे या मिक्स हो जाए या सारे जॉइंट एक हो जाए, लेकिन आपको हार नहीं मानना है। आपको एक एक वायर को 2 बार नहीं 10 बार प्रैक्टिस करोगे, जब जाके आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस जो है आपका हाथ साफ होगा और आप फिनिशिंग से जंपर मार पाओगे। अब रिपेयरिंग आप सीख रहे हो तो थोड़ा सा तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, जैसे कि सोल्डरिंग आयरन लेना पड़ेगा, जंपर वायर मार्केट में 10 रुपये का मिलता है वो लेना पड़ेगा, ये शोल्डर वायर लेना पड़ेगा, एक वाइट पेस्ट लेना पड़ेगा और आयरन तो है, और चिमटी लेना पड़ेगा जो 50 रुपये का आता है। जैसे जैसे आप काम सीखते रहोगे वैसे वैसे इन्वेस्ट करते रहना। तो पहले काम सीख लो, जंपर वंपर मारना सीखो, उसके बाद ट्रैक वगैरह के बारे में समझो। गाइस अब आप देख पा रहे हो मैं दूसरा वायर तो शोल्ड कर दिया, लेकिन उसको मैं कहाँ जोड़ूंगा, 3 नंबर पे जोड़ूंगा, और उसका दूसरा जो सिरा है उसको मैं 4 नंबर पे जोड़ूंगा। लेकिन 2 नंबर और 1 नंबर में जॉइंट नहीं होना चाहिए। फिर बता रहा हूँ आपको साफ़ सुथरा काम करना है। इस तरीके से हमने जंपर मारा, एक जोड़ी, अब दूसरा जोड़ी 2 नंबर 3 नंबर होगा और तीसरा जोड़ी 4 नंबर और 5 नंबर होगा। ऐसा करके ये पूरी लाइन को हमें ख़त्म करना है। गाइस जब जंपर वायर को आप रीशोल्ड करते हो तो ऐसे वाइट नहीं होगा। अगर ऐसा प्रॉब्लम हो तो आपको क्या करना है, पेस्ट लगाना है, पेस्ट में डुबोना है जैसे कि मैंने डुबोया था। फिर उसके बाद में आपको, अगर आपका सोल्डरिंग आयरन जो है वो काला पड़ जाता है तो आपको थोड़ा रेत में घिसोगे, उसके बाद में आयरन सोल्डरिंग वायर लगाओगे तो क्या होगा कि आपका सोल्डरिंग में जो वायर चिपक जाएगा, तब जाके आपका जो जंपर वायर है वो वाइट हो जाएगा। जितना ज़रूरत हो उतना ही वाइट करें, पूरे वायर को वाइट नहीं करना है हमें। और छोटा आयरन का भी इस्तेमाल करें अगर आपको बारीक काम करना हो तो, क्योंकि इसमें बहुत ही बारीक, ये तो अभी एक शुरुआत है, ये हमें फ़िलहाल स्टार्टिंग प्रैक्टिस है जंपर मारने का। जब ये आपको ये पूरी लाइन आप जंपर मार लोगे तो क्या होगा कि आपको छोटे मोबाइल इससे भी बारीक जंपर मारना पड़ेगा। जब जितना बारीक जंपर मारोगे उतना आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा और रिपेयरिंग भी अच्छी कर पाओगे। अगर आपका मदरबोर्ड, जब आपके पास कोई भी मोबाइल डेड मोबाइल मैनेज तो करोगे ही करोगे, उस डेड मोबाइल में डिस्प्ले जहाँ पे जॉइंट होता है कीपैड मोबाइल में, वो डिस्प्ले का पत्ता अगर आप हटाओगे तब जाके आपको ये ऐसा पोजीशन मिलेगा और वहाँ पे आप जंपर मारना स्टार्ट करोगे। अब आपके हाथों में प्रैक्टिस करना है, रिपेयरिंग सीखना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और अगर रिपेयरिंग अगर आप ऐसे ही देख के अगर टाइम पास करो तो बात अलग है। इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। और इस वीडियो का सवाल ये है, ऐसा कौन सा मोबाइल है जिसके अंदर चार्जिंग डॉकेट और सॉफ्टवेयर सेक्शन और हैंड्स फ्री डॉकेट, एक ही डॉकेट में सारा फंक्शन अवेलेबल है, कौन सा मॉडल है वो।
गाइस ये देखिए पीछे एक जंपर लगा हुआ है, बहुत ही बारीक जंपर है, शायद आपको ढंग से दिख भी नहीं रहा होगा। अब हम चार्जर पिन के बारे में समझते हैं। जो सबसे ज़्यादा यूज़ आने वाला चार्जर पिन होता है 5 पिन का, उसके बारे में समझते हैं। और एंड्रॉयड मोबाइल में समझते हैं तो कीपैड का भी सेम ही होगा। ये एंड्रॉयड मोबाइल है, इसमें 5 पिन का चार्जर पिन लगा हुआ है। और इसी तरह से कीपैड के चाइनीज़ फ़ोन है, मतलब कोई से भी एंड्रॉयड हो या चाइनीज़ हो या कीपैड का फ़ोन हो, जिस फ़ोन में 5 पिन का चार्जर पिन लगता है उस फ़ोन में उन पाँचों पिनों के बारे में समझते हैं। पाँचों पिन किस तरीके से काम करता है और कैसे कैसे टेस्टिंग होगा। चार्जर पिन के अंदर 2 तरह के काम होते हैं, एक तो मोबाइल को चार्जिंग करने का काम होता है और एक होता है कंप्यूटर से कनेक्टेड करने का, जो कि हम मोबाइल में फ्लैशिंग वगैरह अनलॉकिंग वगैरह करते हैं तो कनेक्टिंग करने का भी काम करता है चार्जर पिन ही। अब चार्जर पिन में वैसे बेसिकली जैसे नोकिया 1600 के डायग्राम में हमने चार्जर पिन के जो सेमेस्टिक पढ़ते हैं उसमें 2 पिन था चार्जर का, एक ग्राउंड था एक पॉजिटिव था। लेकिन इसमें भी सेम वही है, एक ग्राउंड और एक पॉजिटिव होता है, जो कि मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। इसमें एक या तो राइट साइड का फर्स्ट वाला पिन पॉजिटिव होगा और लेफ्ट साइड के लास्ट वाला पिन जो है वो नेगेटिव होगा, मतलब ग्राउंड होगा। और सेंटर में जो बाकी पिन है 3 पिन है, उसमें से 2 पिन है तो है मतलब DMDP नाम का कोड होता है, जिसका कोडिंग हम कंप्यूटर से जो ट्रांसफ़र करते हैं फाइल उसके थ्रू होता है। बाकी एक पिन जो होता है वो अनक्नो होता है। अब सब में एक बार टेस्टिंग करके देख लेते हैं कि कैसे कैसे नंबर आ रहा है। और ये जो DMDP हर मोबाइल में दिखता नहीं है, किसी चाइनीज़ मोबाइलों में लिखा हुआ मिल जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेस कर पाते हैं। बाकी ये जो ट्रैक को हमें ट्रेस करने में प्रॉब्लम होता है वो मैं आपको धीरे धीरे करके एक्सप्लेन कर दूंगा। भाई किसी किसी मोबाइल में इजी दिख गया था DMDP, फिलहाल तो सब में नंबर आ रहा है, बस एक पिन में ग्राउंड आ रहा है जो कि नेगेटिव होता है, तो आप जानते ही हो। बाकी सब में नंबर आना चाहिए, तो समझ जाओ कि DMDP कनेक्शन भी सही है और हमारा चार्जिंग का पॉजिटिव लाइन भी सही है, बस नंबर आने चाहिए। 5 पिन होता है, 5 पिन में से एक पिन में नेगेटिव होगा जो ग्राउंड होगा और एक पिन अनक्नो होगा, हो भी सकता है नहीं भी होता, किसी किसी मॉडल में नहीं होता, किसी किसी मॉडल में अनक्नो आ जाता है, मतलब सिग्नल नहीं है एक नंबर पिन में, कुछ भी नहीं आएगा, मतलब एक पिन में, एक नंबर नहीं एक पिन में। और बाकी जो 3 पिन है उनमें नंबर प्रॉपर आएंगे तो ही USB कनेक्टेड होगा और आपका चार्जिंग प्रॉपर होगा। और किसी केस में ऐसा हो जाए USB अगर कनेक्ट ना हो कंप्यूटर में तो आप चार्जिंग पिन चेंज कर लो, अगर कनेक्टिविटी नहीं आता है तो। अगर कनेक्टिविटी आ रहा है तो चार्जिंग जैक का प्रॉब्लम है, अगर कनेक्टिविटी चार्जिंग पिन में नहीं आ रहा है तो फिर आपको ये जो मेन CC पत्ता होता है किसी किसी मोबाइल में, किसी में नहीं होता, किसी में ट्रैक ढूंढने पड़ता है। जैसे ये कनेक्टर मान लो यहाँ से भी अगर अब लूज हो या डैमेज हो तो मेन चार्जर पिन में जो है DMDP का सप्लाई भी नहीं जाएगा और चार्जर पिन का भी सप्लाई भी नहीं जाएगा, क्योंकि मेन जो मदरबोर्ड है वो मेन मदरबोर्ड ही तो चार्जिंग का पॉजिटिव सप्लाई दे रहा है, वो छोटा सा जो CC पत्ता है चार्जिंग है वहाँ पे, और DMDP का सप्लाई भी मेन मदरबोर्ड ही दे रहा है। तो इस मोबाइल में तो क्या कनेक्टर के थ्रू है, CC पत्ता अलग। तो किसी मोबाइल में जैसे सैमसंग के मोबाइल में कनेक्टर हो बीच में CC पत्ता होता नहीं है, डायरेक्ट में एक ही बोर्ड होता है, और किसी में 2 बोर्ड होते हैं, एक मेन बोर्ड और एक CC बोर्ड होता है। तो उस चीज़ को ध्यान हमें प्रैक्टिस करते करते अनुभव हो जाता है किस मोबाइल में किस एंगल के थ्रू कनेक्टिविटी जाता है चार्जर पिन के सप्लाई चार्जर पिनों में। तो हमें सिर्फ बेसिकली ये ध्यान देना है कि चार्जर पिन में पॉजिटिव कौन सा है और नेगेटिव कौन सा। नेगेटिव ग्राउंड होता है, पॉजिटिव कॉर्नर में मिलेगा आपको। तो और बीच के जो 2 पिन होता है वो DMDP का काम करता है, जो कि आपने स्क्रीन पर भी देखे थे। और अगर बाय द वे कंप्यूटर से कनेक्ट ना हो तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि चार्जर पिन चेंज करके देखो। अगर चार्जर पिन चेंज करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो DMDP का सप्लाई आपको चेक करना चाहिए कि इसके ट्रैक कहाँ से आ रहे हैं। अगर मान लो ट्रैक फाइंड आउट करना नहीं आ रहा है, ट्रैक समझना नहीं आ रहा है, वो वीडियो रनिंग देखते रहिए। एक एक मोबाइल में आपको जैसे जैसे प्रॉब्लम क्रिएट होगा मैं आपको वीडियो बना बना के डाल दूंगा, उससे क्या आपको सीखने को मिलेगा और एक्सप्रेस आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिक जो है वो आ जाएगा। गाइस इस वीडियो में मल्टीमीटर के बारे में समझेंगे, मल्टीमीटर की टेस्टिंग वगैरह कैसे करते हैं मोबाइल के PC में। तो ये ब्लैक कलर का जो मैं लगा रखा हूँ वायर, ये उसका ऊपर देखिए कॉम लिखा हुआ है, और जो रेड कलर का वायर लगा हुआ है उसमें VOMA ऐसे लिखा हुआ है। तो V लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि रेड वाला वोल्टेज का है, और जो कॉम लिखा हुआ है वो है ग्राउंड। अब ये 2 चीज़ें इस तरीके से लगाया जाता है, फिलहाल इतना समझ लीजिए।
हम मोबाइल के पीसी में चेक कर पाएंगे। और इस मल्टीमीटर में क्या क्या चीज़ें, एक सुई कहाँ कहाँ जाता है और क्या क्या नंबर्स क्या क्या चीज़ें मालूम पड़ता है, उस चीज़ के बारे में जानेंगे। मल्टीमीटर का जो सुई है वैसे तो अभी ऑफ कंडीशन में है, लेकिन हम उसको बजर मतलब साउंड के पोजीशन में लेंगे। तो जहाँ पे आपको ये एरर दिख रहा है और साउंड का सिंबल बना हुआ है, उस जगह पे अगर हम लेते हैं, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला जगह है, और इस जगह पे हम जैसे इसको सुई को घुमाएंगे तो डिस्प्ले में दिखा रहा है 1 नंबर और बैटरी का सिंबल आ रहा है। बैटरी का सिंबल आने का मतलब ये है कि बैटरी डाउन है मल्टीमीटर का। और जैसे ही हम इसको दोनों शॉर्ट करते हैं, प्लस माइनस में जो लाल जो वायर है उन दोनों को टच करते हैं तो साउंड सुनाई देगा। इस मल्टीमीटर में अलग अलग मैकेनिक अलग अलग टाइप से यूज़ करते हैं। फिलहाल मोबाइल की मैकेनिक की बात करें तो ये जो 20 लिखा हुआ है यहाँ, ये वोल्टेज चेक करने का लाइन है। तो इसमें अगर आप शॉर्ट करोगे तो 0 ही आएगा। फिलहाल ये 20 पे इसलिए लगाया गया है क्योंकि मोबाइल में अधिकतर 20 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होता है। तो ये 20 पे लगा के हम बैटरी भी टेस्टिंग कर सकते हैं मोबाइल का, और पीसीबी में जितने भी जहाँ पे भी वोल्टेज की ज़रूरत होती है उन वोल्टेज को हम 20 की रेंज में चेक कर सकते हैं। अगर आप 200 पे करोगे या 500 पे करोगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि मोबाइल में ओनली 20 वोल्ट से ज़्यादा नहीं आता। हम एक बैटरी को टेस्ट करते हैं। 20 की सुई तो 20 पे है ही, और बैटरी के देख सकते हो प्लस माइनस जहाँ पे है। आप वायर को कैसे भी लगा सकते हो, उल्टा सीधा, मतलब जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ उसी तरह से जैसे चेक कर लेते हैं एक बार। तो जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे मल्टीमीटर के 3.47 ऐसा कुछ दिखा रहा है। इसका मतलब ये है ये 3 वोल्ट से ऊपर चार्ज हो रखा है बैटरी। अगर ये 0 या 2 वोल्ट दिखाता तो बैटरी चार्ज कम होता। और एक चीज़ है कि बैटरी जो है वो 3 वोल्ट से ऊपर होगा, मतलब 3.46 है इसमें, तो ये मोबाइल को ऑन करने लायक चार्ज है इसके अंदर। अगर 3 पॉइंट से नीचे होता तो ये मोबाइल को ऑन नहीं करता। तो फिलहाल तो बैटरी के वोल्ट इसने दिखा दिया कि कितना वोल्ट है, लेकिन कोई बैटरी अगर डाउन होगा तो मल्टीमीटर में 0 ही दिखाएगा, या 1 वोल्ट दिखाएगा, या 2 वोल्ट दिखाएगा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि मोबाइल को ऑन करने के लिए 3.7 से ऊपर वोल्ट होना चाहिए, तो ही बैटरी जो है मोबाइल को ऑन करेगा। अब मैं आपको साउंड की पोजीशन में लेके चेक करके दिखाता हूँ। तो अब हम शॉर्ट करेंगे प्लस माइनस वायर को तो बजर साउंड सुनाई देगा मल्टीमीटर में। मोबाइल का फॉल्ट इसी से ज़्यादा ट्रैक वगैरह समझ में आता है। मैं आपको इसका उदाहरण दिखाता हूँ। जैसे कि पेचकस है, इसमें दोनों में लगा रहे हैं तो साउंड सुनाई दे रहा है। अब मैं आपको और अच्छी तरह दिखाता हूँ। किसी लोहे के या किसी तार पे अगर आप दोनों को वायर को एक साथ लगाओगे तो बजर के साउंड सुनाई देगा। वो क्यों देगा? क्योंकि इसका काम ही है, मतलब कनेक्शन बजर साउंड आना, मतलब दोनों कनेक्शन एक होना। कहने का मतलब ये है, एक सिंपल तार अगर बीच में से टूटा हुआ रहेगा तो वो बजर साउंड सुनाई नहीं देगा क्योंकि जॉइंट नहीं होगा। और अगर बजर साउंड सुनाई देता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वो तार जो है सही है या फिर जॉइंट है। जैसे कि आपने सबसे पहले चेक किया बैटरी कंडक्टर पे प्लस माइनस होते हैं, तो मदरबोर्ड में भी तो प्लस माइनस होगा ही ना, बैटरी कंडक्टर जहाँ पे जॉइंट होगा। तो मैं आपको मदरबोर्ड में चेक करके दिखाता हूँ कि मदरबोर्ड में बैटरी जहाँ जॉइंट हो रहा है वहाँ पे भी तो प्लस माइनस ही होगा। तो प्लस पे हम चेक करते हैं तो देख सकते हैं नंबर आ रहा है 283 नंबर ऐसे कुछ आ रहा है, और माइनस पे तो साउंड आएगा क्योंकि वो ग्राउंड है। अब साउंड आ रहा है, इसका मतलब ये है, साउंड आने का मतलब ये है कि जो माइनस वाला पॉइंट है वो लाल वाले प्लस से जॉइंट हो रखा है। और जिसमें प्लस में हमने चेक किया जिसमें नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर आने का मतलब है वो कनेक्शन बैटरी का आईसी से कनेक्शन जुड़ रखा है। कहने का मतलब आईसी उसको कनेक्शन दे रहा है कोई ना कोई नंबर का, इसलिए वो बैटरी कनेक्टर पे नंबर दिखा रहा है। और पेचकस पे हम चेक करेंगे दोनों को जोड़ के, साउंड सुनाई देगा। क्यों देगा? क्योंकि ये कनेक्शन एक है। जैसे कि हमने पेचकस में चेक किया तो कनेक्शन एक है, मतलब लोहे पे अगर हम दोनों पे रखेंगे तो आवाज़ आएगा। तो मदरबोर्ड में अगर आप एक जगह पे प्रोब को रखते हो और दूसरी जगह कोई भी एक अनक्रोन जगह पे रखते हो, जैसे कि मैं इस जगह पे रख रहा हूँ तो भी साउंड सुनाई दे रहा है। मतलब मदरबोर्ड में आप कहीं पे भी चेक करोगे साउंड सुनाई देगा, सिर्फ पॉजिटिव लाइन को छोड़ के। मैं आपको और अच्छी तरह उदाहरण देता हूँ। जैसे कि एक सुई को मैं रेड वाले को देख सकते हो, अब मैंने कहाँ रखा, दूसरे को कहाँ पे टच कर रहा हूँ तो साउंड सुनाई दे रहा है। हालांकि आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा कि मैंने साउंड बंद कर रखा है मल्टीमीटर का। ये देखो यहाँ पे भी साउंड सुनाई देगा, क्योंकि ये इसलिए देगा क्योंकि ये सब ग्राउंड है। ग्राउंड मतलब अर्थिंग होता है ना, वो अर्थिंग है। जहाँ पे भी चेक करोगे साउंड सुनाई देगा, क्योंकि ये सब एक है, मतलब तार के थ्रू, या ये समझ लो एक साधारण एक तार है ये सब, लेकिन ये प्लेट है, लोहे का ही प्लेट है कम्प्लीटली। तो जहाँ जहाँ साउंड सुनाई दे रहा है वो जगह ग्राउंड है। कुल मिला के बात ही है। मैं
चार्जर लगाता हूँ इस मोबाइल में और चार्जर लगा के हम मल्टीमीटर से इसमें वोल्टेज चेक करते हैं कि वोल्टेज कितना आ रहा है। तो बैटरी का कनेक्टर खोल दिया, उसके बाद में एक कनेक्टर ये भी खोल देता हूँ, बैटरी को एक बार साइड कर देता हूँ। अब जैसे कि ये वाला फ्लैक्स देख रहे हो, ये इंटरनल होकर ऊपर मदरबोर्ड में जॉइंट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि डिस्प्ले का फ्लैक्स है और ये यहाँ पे जाके जॉइंट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि चार्जिंग का फ्लैक्स है। अब मैंने चार्जर तो लगा दिया है, तो अगर चार्जर लगा दिया इसका मतलब ये है कि मदरबोर्ड में वोल्टेज आना चाहिए बैटरी कनेक्टर पे। तो एक को मैं मल्टीमीटर का ब्लैक प्रोब को ग्राउंड में रख रहा हूँ और रेड प्रोब को इसमें रख रहा हूँ, तो कोई भी वोल्ट नहीं दिखा रहा, जीरो दिखा रहा, 0.56 ऐसा कुछ दिखा रहा है। ये 48, 59 मतलब ये है कि 1 वोल्ट भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मैंने चार्जिंग का देख सकते हो फ्लैक्स खोल रखा है, तो अगर फ्लैक्स खोल रखा है तो वोल्टेज कहाँ से जाएगा? बैटरी तो लगा नहीं रखा, तो चार्जर जो वोल्ट दे रहा है वो इस फ्लैक्स के थ्रू ही दे रहा है ना। अगर इस फ्लैक्स को हम अगर जॉइंट करते हैं तब जाके बैटरी कनेक्टर पे जो है वो वोल्टेज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि फ्लैक्स को हमने जॉइंट कर दिया है। और फ्लैक्स क्या करता है, मेन बोर्ड में चार्जिंग आईसी में वोल्टेज देगा, तो चार्जिंग आईसी बैटरी कनेक्टर वोल्टेज देगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि अब मैं चेक कर रहा हूँ तो 4 वोल्ट कुछ दिखा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि चार्जिंग आईसी हमारा सही है और इसके अंदर वोल्ट प्रॉपर आ रहा है बैटरी कनेक्टर पे। अब ये मोबाइल चार्ज करने लायक है। अगर यहाँ वोल्टेज नहीं आता तो फिर क्या होता है कि या तो आपका चार्जिंग फ्लैश ख़राब होता, या तो चार्जिंग जैक ख़राब होता, या चार्जिंग आईसी ख़राब होता, या कोई कंपोनेंट ख़राब होता। तो वोल्टेज आने का मतलब ये है कि हमारा चार्जिंग कनेक्शन वो सब ओके है, इसलिए वोल्टेज आ रहा है। तो मल्टीमीटर से मेरा यही बताने का मतलब था कि मल्टीमीटर से 20 की रेंज पे जब हम 20 पे वोल्ट पे चेक करते हैं तो किस तरीके से क्या क्या चीज़ चेक करते हैं। अब ये पावर स्विच है, पावर स्विच में वोल्टेज आना चाहिए, लेकिन हम तो बैटरी लगा नहीं रखे, तो वोल्टेज कहाँ से आएगा? अब एक बार आप पावर स्विच के फ्लैक्स को एक बार देख लो अच्छी तरह, ये फ्लैक्स है पावर स्विच का। तो हम क्या करेंगे कि मदरबोर्ड में ओनली बैटरी लगाएंगे और पावर स्विच के फ्लैक्स को खोल देंगे और पावर स्विच के फ्लैक्स में वोल्टेज चेक करेंगे, वोल्टेज कितना दिखाता है। तो उससे हमें ये आइडिया लग जाएगा कि पावर स्विच में अगर वोल्टेज अगर आता है तो हमारा जो मदरबोर्ड है वो सही है। जैसे कि हमने सारे फ्लैक्स को हटा दिए, मदरबोर्ड को अलग कर दिए, अब ओनली बैटरी लगा हुआ है मदरबोर्ड में। और जो हमने चेक किए थे कि पावर स्विच का फ्लैक्स कहाँ पे जॉइंट था, उस जगह पे हम चेक करते हैं वोल्टेज दिखाता कि नहीं दिखाता। जैसे कि देख पा रहे हो 1.79 के कुछ वोल्टेज दिखा रहा है जब हम 20 पे चेक कर रहे हैं। तो वोल्टेज आने का मतलब ये है कि हमारा ये मदरबोर्ड सही है। ये 2 मदरबोर्ड जो देख रहे हो, इसमें से एक मदरबोर्ड सही है और एक मदरबोर्ड ख़राब है। तो मैं विदाउट शॉर्टिंग से क्या क्या चेक करना पड़ता है वो चीज़ें समझते हैं। शॉर्टिंग का मेथड तो मैंने बता ही दिया, शॉर्ट क्लियर की मदद से रिपेयर होता है। और जब विदाउट शॉर्टिंग, मतलब शॉर्टिंग भी नहीं है और उस कंडीशन में सेट ऑन नहीं है, फिर भी हम उसको कैसे चेक करेंगे मल्टीमीटर से, उस मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मल्टीमीटर को मैं सबसे पहले 20 की वोल्ट पर रखता हूँ और मैंने चार्जर इंसर्ट किया। ये तो आप जानते हैं विदाउट शॉर्टिंग का मतलब क्या, बैटरी कंट्रोल पे शॉर्ट नहीं है और सेट ऑन भी नहीं है। जैसे कि मैं बड़ी 20 की वोल्ट चेक कर रहा हूँ, मतलब चार्जर लगाया और मल्टीमीटर में चेक कर रहा हूँ 20 की रेंज पे, तो वोल्टेज नहीं दिखा रहा है बैटरी कंट्रोल पे, 0 दिखा रहा है। जो कि आपको इतना आइडिया है कि वोल्टेज आना चाहिए बैटरी कंट्रोल पे क्योंकि हमने चार्जर इंसर्ट किया है। अब ये हो सकता है कि चार्जर पिन ख़राब हो, तो चार्जर पिन पे देख रहे हैं हम 4.88 ऐसे कुछ वोल्टेज दिखा रहा है। वो क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने चार्जर लगाया है और चार्जर पिन सही है। इसका आंसर ये है क्योंकि वोल्टेज पास हो रहा है इस कैपेसिटर में। देखो वोल्टेज पास हो रहा है, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि चार्जर पिन सही है। अधिकतर केस ऐसे होता है कि चार्जर पिन ख़राब होता है और आगे वोल्टेज पास नहीं होता, बैटरी चार्ज नहीं होता, सेट ऑन नहीं होता है, ऐसा भी केसेस होता है। तो अब हम मेथड तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि चार्जर पिन सही है लेकिन सेट ऑन नहीं है। अब दूसरा स्टेप चेक करेंगे, एक बार चार्जर को हिला डुला के चेक करते हैं कि अब तो लूज़ हो, नहीं फिर भी चार्जर वोल्ट नहीं जा रहा है बैटरी कंट्रोल पे। तो सबसे पहले मेथड यही है, कंफर्म करना पड़ेगा हमें कि चार्जर जो लगाते हैं वो वोल्टेज प्रॉपर जाता है कि नहीं जाता है बैटरी कंट्रोल पे। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला कंफर्म कर लेना। अगर वोल्टेज जाता है तो आगे नेक्स्ट स्टेप हम चेक करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अगर मोबाइल के प्लेट में चार्जर लगा दिया, बैटरी लगा दिया और कहीं कोई कंपोनेंट, कोई आईसी हीटिंग हो रहा है तो फॉल्ट जल्दी समझ में आ जाता है। अगर कहीं कंपोनेंट हीटिंग नहीं हो रहा है, आईसी भी हीटिंग नहीं हो रहा है, तो आपको दूसरा स्टेप चेक करना चाहिए चार्जिंग आईसी पे। और अगर आपको मान लो ऐसा मोबाइल आता है जिसका आपको कंफर्म नहीं हो पा रहे हो कि चार्जिंग आईसी कौन सा है, तो आपको सेमेस्टिक या नेट की ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा। चार्जिंग आईसी आपको जब कंफर्म हो जाए तो उसके आसपास के जो कंपोनेंट लगे हुए कैपेसिटर वगैरह उसमें चेक करना चाहिए कि कंपोनेंट पे वोल्टेज
प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब जैसे कि इन कंपोनेंट में ये सेक्शन हो गया पावर आईसी का और ये सेक्शन हो गया चार्जिंग आईसी का। और चार्जिंग आईसी देख रहे हो किस थोड़ा सा जला पड़ा सा ऐसा दिख रहा है, तो ये तो कंफर्म है कि इस मोबाइल में चार्जिंग आईसी ख़राब है और ये चार्जिंग आईसी बूटिंग का भी काम करता है, जिससे कारण ये सेट ऑन नहीं हो रहा है। तो कुछ कीपैड के सेटों में चार्जिंग आईसी होता है जो आप निकाल के फेंक दो फिर भी सेट ऑन रहता है। तो हर मोबाइल का अलग अलग चार्जिंग आईसी होता है, कुछ में 4 पिनों का आईसी होता है, किसी में मान लो 10 पिनों का है, किसी में 50 पिनों का है। तो चार्जिंग आईसी पे डिपेंड करता है कि सेट को ऑन करना है कि नहीं करना है। तो ज़रूरी नहीं है हर मोबाइल में चार्जिंग आईसी ख़राब हो तो सेट ऑफ ही डेड ही रहता है, तो ये सब मत समझना। अब चार्जिंग आईसी को मैंने ये चीज़ें आप अगर मान लो रट लेते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं चेक कर रहा हूँ, ये देखो दोबारा चार्जिंग आईसी के आसपास का कंपोनेंट एक निकला हुआ भी है, इनमें भी चेक कर रहा हूँ, इनमें भी वोल्टेज वगैरह नहीं आ रहा है। इस मोबाइल में चार्जिंग आईसी प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ मोबाइल में ऐसा होता है कि चार्जिंग आईसी प्रॉब्लम नहीं है, पावर आईसी भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हीटिंग भी नहीं हो रहा है, सब कंटिन्यूटी भी प्रॉपर आ रहा है। ऐसे कंडीशन में क्या है, आपको एक बेसिक आइडिया से चेक करना पड़ता है कि पावर आईसी के आसपास के इनपुट आउटपुट आपको कंफर्म कर लेते हो कि कंप्लीट सही है, या चार्जिंग आईसी के इनपुट आउटपुट चेक करना है, कंफर्म करना है। उसके बाद में सीपीयू आता है, रैम आता है, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। अब जैसे कि ये सैमसंग का फ़ोन है, इसमें मैं चार्जर लगा रहा हूँ। चार्जर लगाने के बाद में मैं सबसे पहले क्या करूँगा, चार्जर पिन जो है वो कंफर्म करूँगा लूज़ है या सही है या ख़राब है। तो चार्जर देखो वोल्टेज आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चार्जर पिन सही है। अब इसके अंदर तो चार्जिंग आईसी जो नाम मात्र का चार्जिंग आईसी है, पता है इसमें सबसे पहले हम वोल्टेज चेक करें। देखो बैटरी कंट्रोल वोल्टेज आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा चार्जिंग जो लाइन है वो प्रॉपर सही है, उसके अंदर आईसी लगा हुआ है, कंपोनेंट लगा हुआ है चार्जिंग लाइन में, वो सब सही है, इसलिए बैटरी कंट्रोल पे वोल्टेज आ रहा है। तो अब दूसरा स्टेप हमें चेक करना पड़ता है, पावर जो स्विच होता है वो स्विच चेक करना पड़ता है, क्योंकि सेट तो ऑन नहीं है। ये चीज़ आप कंफर्म कर लिया कि वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है बैटरी कंट्रोल पे, तो अब उसके बाद पावर स्विच चेक करना पड़ता है। अब इस मोबाइल में पावर स्विच यहाँ पे है, तो सैमसंग मोबाइल में पावर स्विच अलग टाइप का है। तो ये चीज़ें आपको माइनर रखनी पड़ेगी, याद रखना पड़ेगा कि पावर स्विच कहाँ पे है। ज़रूरी नहीं है कीपैड का यहाँ पे है तो पावर स्विच का, ये तो आप बेसिक चीज़ें है। तो आप मैंने बेसिक स्टेप बाय स्टेप आप देख रहे हो वीडियो तो समझ ही गए होंगे आगे का क्या चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें मैं पावर स्विच में वोल्टेज चेक करूँगा तो वोल्टेज प्रॉपर दिखाएगा, क्योंकि ये सेट सही है। अभी जैसे 20 के बोर्ड पे रखा और ये पावर स्विच पे चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे वोल्टेज प्रॉपर दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये सेट ऑन है। अभी हम इसमें बैटरी लगाएंगे तो ये सेट ऑन हो जाएगा। लेकिन मान कर चलो आपने सैमसंग का जो अभी मैंने चेक किया डेड सेट में, इस तरह से कोई से भी डेड सेट आता है, आपने चार्जर लगाया वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है, बैटरी के अंदर भी वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है, फिर भी सेट ऑन नहीं हो रहा है, तो आपको माइनर चीज़ें पावर स्विच पे चेक करना चाहिए वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर पावर स्विच वोल्टेज नहीं आ रहा तो पावर स्विच का कनेक्शन देखना पड़ेगा, पावर स्विच का कनेक्शन किधर से किधर जा रहा है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो सैमस्टिक आपको खरीदना पड़ेगा या फिर नेट पर ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा मॉडल नंबर के हिसाब से। अगर ये सब भी फेल हो जाता है उसके बाद में आप पावर आईसी, रैम, सीपीयू इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप चेक करना चाहिए। तो इस मोबाइल में पावर बैटरी ये तो मेन जो 99% प्रॉब्लम इन्हीं चीज़ों से सॉल्व हो जाता है विदाउट शॉर्टिंग वाले मोबाइल। और शॉर्टिंग वाला जो है वो मैंने आपको पहले वीडियो में डाल के बता ही दिया कैसे चेक करना होता है कैसे नहीं होता है। तो इसका जैसे पावर स्विच में वोल्टेज अगर आता है तो इसके जगह कोई से भी एंड्रॉयड सेट हो उसमें आपको वोल्टेज चेक करना चाहिए पावर स्विच में। कभी कभी ऐसा होता है कि पावर स्विच में वोल्टेज आ रहा है, बैटरी कंट्रोल में वोल्टेज आ रहा है, पावर आईसी भी सही है, कनेक्टिविटी प्रॉपर मिल रहा है, कहीं पर शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा, प्राइमरी लाइन सेकेंडरी लाइन इन चीज़ों का मैं आगे वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। फिलहाल बेसिक जो चीज़ें हैं टेस्टिंग करने का वो मेथड मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि चार्जर लाइन कंप्लीट सही है, पावर स्विच में प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है, फिर भी सेट नहीं है, ऑन नहीं है। तो कभी कभी बैटरी कनेक्टर जो होता है उसमें कभी कभी मोशंस वगैरह रहता है, बैटरी के जो खूंटे देखना उसमें कालेपन ऐसे पड़ जाता है। तो उन कभी कभी क्या होता है रेत से या किसी शीश पेपर से उसको घिस के आप दोबारा बैटरी को इंसर्ट करोगे, उसके बाद में ऑन करने की कोशिश करो, शायद ऑन हो जाए। अगर नहीं होता है तो एकमात्र आप कंप्यूटर से डिवाइस मतलब इस मोबाइल को कनेक्ट करके आप एक बार डिवाइस मैनेजर में जाके चेक करके देखो कि मोबाइल कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो डिवाइस मैनेजर पे जा नहीं सकते हो, तो वो चीज़ें भी आपको सीखना ही पड़ेगा। कंप्यूटर भी कभी कभी हेल्प करता है डेड सेट को ऑन करने के लिए। अभी सैमसंग में मैं दोबारा टेस्टिंग करके दिखाता हूँ, बैटरी कंट्रोल में मैं चेक करूँगा तो
पॉजिटिव लाइन नेगेटिव लाइन आपको मालूम है ही बैटरी कनेक्टर का। अब इसमें 4 खूंटे हैं तो इसका बीच में BSI लाइन भी होता है। तो इस फिलहाल तो हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो 20 की मल्टीमीटर को 20 की रेंज पर रखना पड़ेगा। बजर के साउंड में तो चेक नहीं कर पाओगे ना। तो इसमें मैं चेक कर रहा हूँ 0 वोल्ट दिखा रहा है, और पावर स्विच अगर इसमें 0 आ रहा है तो पावर स्विच में कहाँ से वोल्टेज आएगा। तो इसका फॉल्ट तो सामने सीधा सीधा दिख ही रहा है कि चार्जिंग IC में ही प्रॉब्लम है। और इसके आसपास के कंपोनेंट में चेक करके कोई फ़ायदा है ही नहीं, मतलब पावर IC के आसपास के कंपोनेंट में, क्योंकि अगर चार्जिंग बैटरी कंट्रोल वोल्टेज आता तो हम आगे का स्टेप चेक करते। अब हम लेटेस्ट मोबाइलों को खोलना सीखते हैं, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है। लेटेस्ट मोबाइल अलग अलग टाइप से खुलते हैं और ये चीज़ें क्या हमें नोटिस करना पड़ता है, क्योंकि एंड टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। जैसे कि 2 मोबाइल आप देख रहे हो, ये 2 मोबाइल दिखने में सेम है, लेकिन किस तरीके से खुलेगा ये थोड़ा सोचने में डाउट होता है अधिकतर बिगिनर को। जब भी ऐसा लेटेस्ट फ़ोन हमारे पास आता है तो हमें कॉमन चीज़ थोड़ा सा देखना पड़ता है, जैसे कि लाइन कहाँ पे है, कौन से कॉर्नर से लाइन शो होता है। अलग अलग मोबाइल में अलग अलग टाइप के लाइन होते हैं, कुछ कांच का पैनल होता है, कुछ प्लास्टिक के पैनल होते हैं। उन चीज़ों का हमें नोटिस करना पड़ता है। अब जैसे सैमसंग में J सीरीज़ के जितने फ़ोन है वो डिस्प्ले के कॉर्नर से ही फ्रेम खुलता है, तो ये चीज़ें हमें खोलते खोलते भी एक्सपीरियंस होता है। अभी पीछे सिर्फ ओनली ढक्कन खुलेगा इसका और पेज खुलेंगे। ये MI के सेट देखिए, Redmi Y2 मॉडल है, और इस सेट में देखिए लाइनिंग तो है लेकिन जॉइंट का कहीं पे नहीं दिखता है। एक्चुअली इसका जो पैनल है वो एक ढक्कन के हिसाब से है, लेकिन कुछ मोबाइलों में ढक्कन अलग होता है और पैनल अलग होता है, मतलब क्रोम अलग होता है। हालांकि ये ढक्कन ही है, मोबाइल नहीं है। मैं सिर्फ आपको खोलने के तरीका बताने के लिए ये पैनल दिखाया आपको, मतलब ढक्कन दिखाया। अब ये सैमसंग M30 का ढक्कन है, लेकिन इसमें देखिए क्रोम अलग है और पीछे का पैनल अलग है। मैं आपको इन दोनों को अलग करके दिखाता हूँ। अभी पीछे का जो क्रोम है ना वो देखो कांच का है जो शाइनिंग मार रहा है, और जो बीच का जो क्रोम है वो प्लास्टिक का है जो कि शाइनिंग नहीं मार रहा है। अधिकतर बिगिनर इसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ऐसे मोबाइलों को क्या है, पहले पैनल को खोलना पड़ता है हीटिंग करके और उसके नीचे पेज पाए जाते हैं, और कुछ मोबाइलों में दोनों ही जॉइन होते हैं। अब ये जो मोबाइल जॉइन मतलब कहने का मतलब ये जो जॉइन होता है, जैसे कि हमने MI के सेट में देखे थे उनमें तो पीछे पेज लगे हुए नहीं मिलते हैं, लेकिन ये जो सैमसंग M30 या A30 जो मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन मोबाइलों में क्या होता है कि पैनल के नीचे जस्ट है ना, पैनल तो क्या है पेस्ट से चिपका हुआ रहता है। और ये देखो जैसे कि मैं खोल दिया, अब इनमें पेज लगे हुए रहते हैं। उस चीज़ को हमें ध्यान में देना पड़ता है, क्योंकि पेज अगर नहीं खुलेगा तो पैनल टूटने की संभावना रहता है और आपके हाथ से कोई अच्छा खासा मोबाइल जो है वो डैमेज होने की संभावना रहता है। गाइस यही चीज़ें हम आईफोन में भी ट्राई करते हैं। आईफोन का सेट देखो, जैसे कि ये iPhone 7 है और इसमें पीछे का जो ढक्कन है वो खुलेगा कैसे, वो चीज़ें आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो बताता हूँ। ये डिस्प्ले का जो कॉर्नर से हमें देखना पड़ता है क्रोम किस तरफ से किस एंगल में लगा हुआ है। जो नीचे जो पेज लगे हुए होते हैं चार्जिंग के पास में, उन पेजों को पहले खोलना पड़ता है और उसके बाद में हमें इस तरीके से, ये तो इजी तरीके से इसलिए खुल रहा है क्योंकि ये आईफोन पहले से खुला हुआ है, नहीं तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है खोलने में, करीबन 10 मिनट 15 मिनट ऐसा लग जाते हैं। तो वो भी केयरफुली खोलना पड़ता है। तो हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि जो जॉइनिंग कहाँ से हो रहा है, जैसे कि डिस्प्ले के ऊपर कॉर्नर से जॉइनिंग हो रहा है तो उस चीज़ को हमें नोटिस करना पड़ता है। बाकी ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको जो है रिपेयरिंग और जो असेंबली करना आ जाएगा। वो कोई से भी सेट हो, अभी फ्यूचर में जो भी सेट आ रहा है वो भी आप खोल लोगे। कम से कम 50-100 ऐसे मॉडल हम खोलते हैं तब हमारा एक्सपीरियंस हो जाता है अच्छा खासा। वीडियो में डिस्प्ले लगाना और मार्केट से जब हम डिस्प्ले लेते हैं तो क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ती है, उन चीज़ों के बारे में समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, तो उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। जो बिगिनर नए हैं खासतौर पर उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी ये देख पा रहे हो, मैं ये डिस्प्ले मार्केट से परचेस करके लेके आया हूँ। फ़िलहाल अभी इसमें फिटिंग नहीं किया, तो बैटरी वैटरी सब एक बार खोल लेता हूँ। और डिस्प्ले जब हम मार्केट से लेते हैं तो क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ती है, उसमें क्या होता है कि लगाने के बाद में डिस्प्ले रिटर्न नहीं होता है, तो ऑल इंडिया जानते ही हो यही सिस्टम है। तो फिटिंग करने से पहले कुछ चीज़ें ध्यान देना पड़ता है, वो चीज़ें भी बताऊंगा। फ़िलहाल तो इस मदरबोर्ड को मैं दोबारा खोल लेता हूँ। अब ये मोबाइल तो खुला हुआ है, वैसे सपोज करो आपके पास कोई ऐसा मोबाइल आ जाए जो अभी तक खोला ही नहीं हो, मैंने आप उसे खोलना स्टार्ट किया, तो उसमें आपको ये चीज़ ध्यान देना पड़ता है
जो इंपॉर्टेंट जो फ्लैक्स होता है ना, जैसे कि मैं ये देख रहा हूँ चार्जिंग का फ्लैक्स खोल रहा हूँ, ये तो क्या है थोड़ा हार्ड है, जल्दी से टूटता नहीं है। फिलहाल इसमें एक फ्लैक्स और आपने गौर नोटिस किए होंगे, वॉल्यूम का पावर स्विच का जो फ्लैक्स है वो इतना स्मूथ है, वो थोड़ा सा भी खिंचाव में टूट जाएगा, वो खिंचाव में टूट गया तो आपको 300-400 रुपये का नुकसान हो जाएगा। तो वो ऐसे छोटे छोटे चीज़ें हमें ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि सेंसर का पत्ता टूट जाए, फिंगरप्रिंट का पत्ता टूट जाए, तो ये चीज़ें पे खासतौर पर ध्यान देना है आपको। अभी जैसे ये डिस्प्ले सेफली मैंने निकाल लिया, वैसे फिटिंग नहीं किया, पेस्ट कुछ भी नहीं लगाया। अब मार्केट से जब हम डिस्प्ले लेते हो ना, तो आपको ये ध्यान देना पड़ता है कि ये जो कंपोनेंट लगे हुए, कंपोनेंट के ऊपर रैपर लगा हुआ होना चाहिए, और जो साइड में जो आप डिस्प्ले का लाइट देख रहे हो इसके ऊपर भी रैपर लगा हुआ होना चाहिए। और रैपर ब्लू कलर में अगर रैपर लगा हुआ मिलेगा आपको तो ज़्यादा क्वालिटी अच्छा है, मतलब डिस्प्ले का। और इस तरह से गोल्डन कलर का ऐसे एल्यूमिनियम का रैपर लगा हुआ रहेगा तो समझ जाओ कि डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छा है। क्वालिटी में डिफरेंस होता है, कुछ हल्के होते हैं, कुछ 2-3 तरह का क्वालिटी होता है, तो इस टाइप का क्वालिटी ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। और फिलहाल आप देख रहे हो मैं इसका जो ये गम हटा रहा हूँ सारे के सारे, ये जितना आप साफ़ करोगे उतना डिस्प्ले जो है प्रॉपर फिटिंग बैठेगा। और फिटिंग ये गम अगर नहीं हटाओगे तो फिटिंग प्रॉपर बैठेगा नहीं। और ये गम तब लगा हुआ मिलेगा जब वो कस्टमर अगर पहले से उसमें ऑलरेडी डिस्प्ले मार्केट से लोकल शॉप से लगवाया हुआ होगा तो इस टाइप का गम मिलेंगे। और अगर फर्स्ट टाइम अगर आप किसी मोबाइल का कंपनी का अगर डिस्प्ले खोलते हो तो इस टाइप का गम नहीं मिलेगा, रबड़ का टेप मिलेगा, तो उसको भी आप हटाओगे तो बेस्ट होता है, डिस्प्ले की फिटिंग प्रॉपर बैठता है। तो कुछ ओरिजिनल डिस्प्ले जो होता है वो मोटा आता है, वो पतला आता है और स्मूथ आता है, और लोकल डिस्प्ले जो होता है वो मोटा आता है, तो फिटिंग करने में प्रॉब्लम होता है। तो जितना फ्रेम को साफ़ करोगे उतना आपके लिए बेटर है, कस्टमर भी सेटिस्फाई होगा और आपको लगाने में अच्छा भी लगेगा कि हाँ फिटिंग प्रॉपर हुआ है। तो ये पेस्ट ही है, जितना साफ़ करोगे उतना अच्छे से फिटिंग होगा। गाइस वैसे अब तक जो जितने मैंने वीडियो डाले हैं उनमें मैंने अब तक स्पीकर के कनेक्शन के बारे में बता दिया, चार्जिंग के 4 पिन 7 पिन के बारे में समझा दिया है, मोबाइल खोलना कैसे उसके बारे में बता दिया है, उसके बाद में स्पीकर के कनेक्टिविटी वगैरह, मतलब नोकिया 1600 में कुछ डायग्राम सिम स्लॉट चेंज करना, चार्जिंग पिन का हो गया, माइक का हो गया, इन चीज़ों के बारे में बता दिया है। तो अगर कोई सवाल अगर आप इनडायरेक्टली समझोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं जितने भी क्लास से स्टार्टिंग किया वो सारी चीज़ें आप देखोगे तो आपके मन में जो भी सवाल है ना उस सब का जवाब एक एक वीडियो में मिल जाएगा। तो फिलहाल अगर आप ये समझ रहे हो कि शॉर्टकट सीखना है तो कहीं ना कहीं आप अटक ही जाओगे, तो बेटर है कि कंप्लीट क्लास स्टेप बाय स्टेप ही करें। तो फिलहाल आप ये देख रहे हो कंप्लीट हट चुका है। और इस वीडियो का सवाल ये है, अगर मान के चलो किसी रिंगर में एक किसी मोबाइल में साउंड नहीं आ रहा है और उसमें आप कनेक्टिविटी चेक कर रहे हो तो दोनों में कनेक्टिविटी प्रॉपर दिखा रहा है, फिर भी आपने स्पीकर भी चेंज कर दिया फिर भी साउंड नहीं आ रहा है, तो कनेक्टिविटी दोनों में ही आ रहा है, फिर क्या प्रॉब्लम हो सकता है किसी मोबाइल में? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। और फिलहाल इसको मैं वीडियो को फास्ट कर देता हूँ क्योंकि साफ़ करने में आधा 1 घंटा लग जाता है। तो फाइनली गाइस कंप्लीट साफ़ हो चुका है। अब देख रहे हो ये जो ब्लैक कलर का वाइट कलर का जो ये दिख रहा है आपको, ये बैक प्रेस होता है, इससे अपना बैक बटन काम करता है और लाइटिंग का काम करता है। तो हम जब इस पर पेस्ट डालते हैं तो ये लाइट के ऊपर पेस्ट डालेंगे तो लाइट दिखेगा नहीं टच के ऊपर। तो यहाँ पे कभी कभी सैमसंग मोबाइल में देखोगे कि बैक फ्लैक्स पत्ता होता है, तो उस पत्ते पे आपको पेस्ट नहीं डालना है। इसमें तो नहीं है लेकिन अधिकतर मोबाइलों में होता है, तो पेस्ट आपको कॉर्नर से डालना है जिस तरीके से मैं डाल रहा हूँ। और जब आप साफ़ करोगे तो आपको ध्यान देना है कि फ्लैक्स टूट ना जाए। कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं डिस्प्ले के नीचे फिंगरप्रिंट होता है, ओप्पो के F3 मॉडल में देखोगे तो डिस्प्ले के बीच में फिंगरप्रिंट होता है, तो फिंगरप्रिंट का पत्ता भी बहुत सॉफ्ट होता है, तो उस जगह पे आप साफ़ करने के चक्कर में फ्लैक्स जो पत्ता है वो टूटना नहीं चाहिए। और पेस्ट लगाओगे, पेस्ट लगाते वक्त आपको ध्यान देना, जैसे कि मैं ईयर स्पीकर का जो होल्स है उसमें मैं डाल नहीं रहा पेस्ट, और जहाँ पे सेंसर लगा हुआ रहता है वहाँ पे मैंने पेस्ट नहीं डाला है। तो सेंसर पे अगर पेस्ट डालोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, मोबाइल फिटिंग तो प्रॉपर हो जाएगा, डिस्प्ले भी सही हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि यूजर्स जैसे कॉलिंग करेगा, कॉलिंग करने के बाद में उसका डिस्प्ले का लाइट ऑन नहीं होगा, फिर जब पावर की प्रेस करेगा तब डिस्प्ले का लाइट ऑन होगा। ये प्रॉब्लम खासतौर पर बिगिनियर करता है क्योंकि वो भूल जाते हैं सेंसर का रबड़, या तो खोलते वक्त रबड़ गिरा देते हैं, क्योंकि सेंसर में एक रबड़ लगा हुआ रहता है, वो रबड़ इम्पोर्टेंट होता है, वो रबड़ मिलता नहीं है मार्केट में नया, तो वो रबड़
हल्का होता है, उस चीज़ को आप ध्यान रखना है, खोलते वक्त वो रबड़ गिरे नहीं। और दूसरा चीज़ सेंसर के ऊपर जो है आपको बिल्कुल भी पेस्ट नहीं डालना है। ये 2 चीज़ें मेन ध्यान देना पड़ता है डिस्प्ले फिटिंग करते वक्त। अब जैसे कि देख रहे हो ये डिस्प्ले का सेंसर के शेप में कटा हुआ है और फ्रंट कैमरे के शेप में भी कटा हुआ है टच का फ्लैक्स। तो फ्लैक्स अगर हिला हुआ रहे, डुला हुआ रहे टच का, तो आपको ध्यान देना है, उस फ्लैक्स को एडजस्ट करके लगाना है ताकि सेंसर जो है वो ढक ना जाए। तो जिस तरीके से मैं अब कनेक्टर लगा रहा हूँ और टच का पत्ते को, टच का जो फ्लैक्स है उसको भी मैं एडजस्ट करके इंसर्ट कर रहा हूँ फ्रेम के अंदर। तो मुझे ये ध्यान देना है कि है ना जो सेंसर के ऊपर है ना ये टच का फ्लैक्स टच ना हो। तो अगर थोड़ा सा भी फ्रंट साइड में आ जाएगा तो सेंसर काम नहीं करेगा। और मेन चीज़ कैमरे में भी समझ लो, कैमरे का सामने अगर मान लो कोई चीज़ रख दोगे तो कैमरा दिखेगा नहीं। तो कस्टमर एक छोटा सा चीज़ के लिए भी आपके ऊपर हावी हो जाएगा। तो उस चीज़ को आपको ख़ास तौर पर ध्यान देना है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं बहुत एक बार फिटिंग हो जाती है, दोबारा खोलने में बहुत प्रॉब्लम होता है। मान के चलो मैंने इसमें पेस्ट लगा दिया, डिस्प्ले खोल दिया, अब भी मैं इसको अगर दोबारा अगर इस सेंसर के चक्कर में या कैमरे के वजह से मुझे खोलना पड़े डिस्प्ले को दोबारा, तो मेरी मेहनत डबल हो जाएगी और कस्टमर भी नाराज़ हो जाएगा। और तीसरा चीज़ ये हो सकता है कि डिस्प्ले भी ब्रेक हो जाए, क्योंकि ये लोकल डिस्प्ले होता है, एक बार फिटिंग होने के बाद में उसको उठाना दोबारा बहुत मुश्किल का काम है। उड़ तो जाता है लेकिन मुश्किल का काम है। तो फिलहाल डिस्प्ले फिटिंग कर दिए, अब मैं इसमें रबड़ लगा दूंगा, कॉमन रबड़ लगाऊंगा, 2 नीचे, एक मिडिल में और एक ऊपर। रबड़ लगाने के बाद फिर मदरबोर्ड को हम इसमें फिटिंग करेंगे और डिस्प्ले तो इस तरीके से लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिला होगा। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि डिस्प्ले लेते वक्त क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, वो चीज़ें मैं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा वीडियो के। फिलहाल देख रहे हो मैं मदरबोर्ड को फिटिंग कर रहा हूँ और मैं ध्यान दे रहा हूँ सेंसर का रबड़ लगा हुआ है सेंसर के ऊपर। अगर ये रबड़ नहीं होता तो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता। तो बिठाना वैसे बेसिकली आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो देख लो, मैं इस तरह से बिठा रहा हूँ। और इसमें बिठाते वक्त ये चीज़ें ध्यान देना पड़ता है, टच का पत्ता प्रॉपर लगा हुआ होना चाहिए। उसके बाद में ये मैं चार्जिंग का फ्लैक्स को ज्वाइन कर देता हूँ, फिर बैटरी के फ्लैक्स को ज्वाइन करना है। उसके बाद में ये जो वॉल्यूम स्विच का फ्लैक्स है इसको ज्वाइन करना है। और डिस्प्ले का जो फ्लैक्स है, ये जो हाथ में है ये डिस्प्ले का फ्लैक्स है, इसको ज्वाइन करना है। और उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है नेटवर्क का वायर, उसको भी ज्वाइन करना ज़रूरी है, नहीं तो नेटवर्क नहीं आएगा, बी का आएगा। तो नेटवर्क का वायर उम्मीद करता हूँ जानते होंगे, वो कॉमन सा वायर और जो ब्लैक कलर का वायर दिखता है वही नेटवर्क का वायर है। तो ये सब चीज़ें फिटिंग करते वक्त हमें ध्यान देना पड़ता है, ये सब चीज़ें फिटिंग प्रॉपर होना चाहिए, जब जाके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अभी देख रहे हो ये जो मैं प्लास्टिक का जो एंटीना है, ये इसको वाईफाई एंटीना कहते हैं, इसको लगा दिया ताकि वाईफाई में प्रॉब्लम ना हो। और 1-2 पेज भी लगा देता हूँ, पेज पूरे लगाने हैं, जितने भी पेज लगे हुए होते हैं मोबाइल में, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अच्छा लगता है, मतलब प्रॉपर अगर रिपेयरिंग करोगे और आधा अधूरा रहता है ना पेज लगाते तो कंप्लेंट आता है, तो वैसा काम मत करना। प्रॉपर पेज वगैरह प्रॉपर चीज़ें जेन्युइन तरीके से रिपेयरिंग करोगे तो अच्छा रहता है मतलब। उसके बाद में मैं ऊपर भी एक रबड़ लगाता हूँ तो टच जो है प्रॉपर तरीके से बैठ जाए। उसके बाद में मैं आपको वो चीज़ बताऊँगा, जैसे टच को जब हम मार्केट से डिस्प्ले ख़रीदते हैं तो डिस्प्ले लेते वक्त हमें ध्यान देना पड़ता है कि ये जो सैमसंग का मोबाइल हो चाहे एमआई का मोबाइल हो चाहे कोई भी अदर कंपनी का, हर मोबाइल का एक या तो कोड के थ्रू फिक्स होता है। जैसे कि मान लो सैमसंग का मोबाइल है तो उसका टच चेक करने के लिए *0* टाइप करोगे तो उससे क्या होगा कि आप टच को अच्छी तरह उसमें एक फंक्शन होता है टच चेक करने का, वो फंक्शन के थ्रू आप अच्छी तरह चेक कर सकते हो कि टच आपका जो है सही है कि नहीं है। और डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले तो देख के पता चलता है डिस्प्ले सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। किसी का लाइनिंग वगैरह होगा तो वो डिस्प्ले परचेस मत करना, लाइनिंग नहीं है तो डिस्प्ले को परचेस करना। और डिस्प्ले का जो फ्लैक्स होता है ना, वो फ्लैक्स को भी हल्का फुल्का दबा के देख लिया करो कि फ्लैक्स लूज़ ना रहे, क्योंकि ऐसा होता है कि फिटिंग करने के बाद में डिस्प्ले में लाइनिंग आ जाता है। ये प्रॉब्लम काफ़ी बिगिनियर के साथ हुआ है, तो वो चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। फ्लैक्स वगैरह को थोड़ा ऐसे फिंगर से टच करके या प्रेस करके देख लिया करो कि फ्लैक्स लूज़ ना हो। डिस्प्ले को ऑन करने के बाद में मालूम पड़ता है चीज़ें, तो जैसे मोबाइल में आप चेक करोगे तो ये चीज़ें पहले देख लिया करो। और टच जो है, टच में आपको ध्यान देना है कि बेसिकली कोई मान के चलो आपको ऐसा मोबाइल आ जाए जैसे लावा मोबाइल आ गया तो उसमें कोई कोड नहीं मिलता, उसमें ओनली हम टच को प्रेस करके चेक करते हैं। तो ये
स्पेलिंग जो पहले इमरजेंसी डायल करके देख लो, अगर लॉक लगा हुआ रहता तो 1 2 3 4, या फिर आप चेक कर लो मैसेजिंग टाइप करके देखो, कंप्लीट मैसेज टाइप हो रहेगा। एक मैसेज कंप्लीट ए से लेके अल्फ़ाबेट सारे टाइप करोगे तो आपको सारे अगर प्रॉपर प्रेस हो रहे तो समझ जाओ कि टच सही है। और टच चेक करने का तीसरा मेथड भी है, एक एप्लीकेशन को आप ऐसे प्रेस करके रखोगे और पूरे डिस्प्ले में राउंड अप घुमाओगे, और अगर प्रॉपर राउंड अप हो रहा है तो समझ जाओ कि आपका टच प्रॉपर सही है। गाइस अभी देख रहे हो जैसे कि मैं पीछे का पैनल को फिटिंग कर रहा हूँ, तो मेरा जो फिंगर है वो आपने नोटिस नहीं किया, मेरा फिंगर आधा डिस्प्ले के ऊपर और आधा टच के ऊपर है, प्रॉपर कॉर्नर में नहीं है फिंगर अगर मैं कॉर्नर पे रखूँ तो क्या होगा कि जो डिस्प्ले है वो डिस्प्ले डैमेज नहीं होगा, लेकिन टच जो है वो डैमेज होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब भी हम वैसे बैक पैनल जो है वो बहुत ही हार्ड होता है वीवो के मोबाइल में, क्योंकि ये वीवो का मोबाइल है, और ये बैक पैनल लगाते वक्त हमें ध्यान देना पड़ता है हमारा हाथ जो फिंगर होता है ना वो एकदम कॉर्नर पे रख के हम प्रेस करने के लिए, प्रेस अगर करेंगे तो एक तो थंब की ज़रूरत पड़ती है और एक फोर फिंगर की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम प्रेस करते हैं तो ये खास तौर पे ध्यान देना है आपको, कॉर्नर पे प्रेस ना करो। कॉर्नर पे प्रेस करोगे तो टच डेफिनेटली ब्रेक होने का चांसेस है। और ख़ास तौर पे सैमसंग के मोबाइल में ये मिलेगा कि हम फिटिंग करते हैं, फिटिंग करने के बाद में सब कुछ सही तरीके से होता है, लेकिन लास्ट में क्या होता है जैसे हम बैक पैनल को फिटिंग करते हैं तो हमारे हाथ से जो है टच कहीं ना कहीं से ब्रेक हो जाता है। तो ब्रेक होने का यही रीज़न है कि हमारा जो थंब है वो प्रॉपर जगह पे रखेंगे। अगर मान लो डिस्प्ले के ऊपर रखोगे तो टूटेगा नहीं टच, और अगर कॉर्नर पर रखोगे तो डेफिनेटली टूटेगा। और ख़ास तौर पे है ना जो ईयर स्पीकर है वहाँ से ही डैमेज होता है। और ये देख रहे हो मोबाइल प्रॉपर फिटिंग हो चुका है, प्रॉपर रेडी हो चुका है। यही तो प्रोसेस है फिटिंग करने का। ये सैमसंग का J7 प्रो फ़ोन है, और इसमें आप जानते ही होंगे कि मोबाइल को खोलने के लिए पहले डिस्प्ले को खोलना पड़ेगा, उसके बिना मोबाइल खुलेगा नहीं। तो ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, डैमेज होने का ज़्यादा रिस्क है। तो इसको खोलेंगे कैसे, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, ताकि आपके पास ये फ़ोन आए या जे सीरीज़ का कोई भी फ़ोन आए आप आसानी से डिस्प्ले खोल सको। अब जो ये शीट दिख रहा है ये मेडिकल एक्सरे शीट है, इससे खोलने में इजी होता है। और डिस्प्ले को गर्म कर लेता हूँ सेपरेटर मशीन में 100 डिग्री पे, ताकि इसका जो गम है वो स्मूथ हो जाए। और खोलने के लिए सबसे पहले जो नीचे जो बैक, जहाँ से हम बैक प्रेस करते हैं उस जगह से फंसाना है। अभी मोबाइल बहुत ही गर्म है इसलिए मैं कपड़े का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि पकड़ सकूँ। गाइस ये वीडियो काम का है आपके लिए, अगर आप क्या है ये केस ज़्यादातर आपके पास आएगा सुपर एमोलेड डिस्प्ले। हालांकि अधिकतर बिगिनियर के पास डैमेज ही हो जाता है क्योंकि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है। अब जैसे मैं ये एक्सरे फंसा रहा हूँ ना, तो इसमें आप एक चीज़ नोटिस करना, मैं जहाँ पे ब्लैक पट्टी दिख रहा है मतलब जहाँ तक डिस्प्ले है उससे आगे ले नहीं रहा एक्सरे को, ओनली टच के नीचे से ले रहा हूँ। अगर मैं ब्लैक पट्टी के अंदर फंसा दूंगा एक्सरे को तो क्या डिस्प्ले डैमेज होगा डेफिनेटली। और ये फिंगरप्रिंट का पत्ता है मतलब होम की का पत्ता, तो उसके नीचे से लेना है। और जब भी सुपर एमोलेड डिस्प्ले खोले तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, और आप जल्दीबाजी में कुछ एक्सरे को गलत दिशा पे ना फंसाए, ना तो डिस्प्ले डैमेज होगा डेफिनेटली। मुझे ये डिस्प्ले खोलने में करीबन आधा घंटा लग चुका है, तो आप समझ ही सकते हो वीडियो बनाने में कितना टाइम लगा होगा। तो जिस तरीके से आप देख रहे हो स्क्रीन पे, इसी तरह से हल्का हल्का साइड से इसका जो गम है ना उसको कम करना है हमें, ताकि चिपकने का काम कम करे। और इसमें हम जो स्पीड होता है क्लीनिंग करने का मोबाइल पीसीबी उसका भी इस्तेमाल करेंगे। और गर्म ज़्यादातर करके इसको एक्सरे फंसाना पड़ता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ को नोटिस कीजिए, जो सबसे ज़्यादा इस चीज़ को अगर आपने नोटिस कर लिया ना तो आपके हाथ से डिस्प्ले कभी डैमेज नहीं होगा। अब देखिए मैं दूसरा जो एक्सरे फंसा रहा हूँ ना वो उसका आगे का मुंह थोड़ा मुड़ा हुआ है, मतलब नीचे की तरफ। मतलब ये मैं एक्सरे को इसलिए फंसा रहा हूँ ताकि डिस्प्ले के नीचे से जाए, ना कि डिस्प्ले के ऊपर से जाए। डिस्प्ले के ऊपर से जाएगा तो डेफिनेटली डिस्प्ले डैमेज होगा। डिस्प्ले के नीचे से ले रहा हूँ ताकि एक्सरे का जो मुंह है ना वो नीचे की तरफ से ले रहा हूँ, ताकि एक तरफ से तो मैंने एक्सरा फंसा ही रखा है ताकि डिस्प्ले थोड़ा ऊँचा हो जाए, और दूसरा एक्सरा मैं नीचे की तरफ से फंसा रहा हूँ। मोबाइल तो गर्म है, साथ में मैंने एसी टोन भी थोड़ा छिड़क दिया ताकि जो गम है ना वो स्मूथ हो जाए। ये जो गीला गीला दिख रहा है ना आपको, ये मैं एसी टोन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और डिस्प्ले को बार बार चेक कर रहा हूँ कि डिस्प्ले डैमेज तो नहीं हुआ। गाइस इसमें कन्फ्यूज़न ये होता है अधिकतर बिगिनियर की डिस्प्ले के ऊपर से एक्सरे जा रहा है या डिस्प्ले के नीचे से जा रहा है, वो चीज़ तो हमें दिखाई देता नहीं है।
तो ये चीज़ हम कैसे कंफर्म करेंगे कि डिस्प्ले के नीचे से एक्सरे शीट जा रहा है, वो कंफर्म आपको एक आइडिया से ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सरे को आपका मुंह है ना वो नीचे की तरफ होना चाहिए और एक तरफ से आपको डिस्प्ले ऊंचा करना है। जैसे कि मैं वाइट एक्सरे लगा रहा हूँ तो डिस्प्ले थोड़ा ऊंचा हो चुका है, वाइट एक्सरे थोड़ा मोटा है इसलिए डिस्प्ले थोड़ा ऊंचा हो चुका है, और मैं दूसरा एक्सरे फंसाया हूँ ताकि हल्का फुल्का दिखता तो कुछ भी नहीं है, एक आइडिया के हिसाब से मुंह को नीचे करके थोड़ा प्रेस करता हूँ तो पता लग जाता है कि भाई नीचे से जा रहा है या ऊपर से जा रहा है। अगर ऊपर से जाएगा तो आपको अटकने पे जैसे लगेगा, फील होगा, मतलब जैसे कि कहीं किसी में जाके उलझ रहा है एक्सरा। अगर उलझ नहीं रहा, नॉर्मली जा रहा है मान के चलो डिस्प्ले के नीचे से, तो आपको प्रेस करना है। तो इस चीज़ पे खास तौर पे ध्यान देना है। अगर आपने यहाँ तक देखा तो डेफिनेटली आपके पास कभी डिस्प्ले टूटेगा नहीं, इस तरीके से अगर फॉलो करोगे तो। और जो मैं ये एसीटोन छिड़क रहा हूँ तो इससे ये कोई डिस्प्ले में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, इसके अंदर जल्दी से जाता नहीं है, केमिकल हो चाहे पानी हो। गाइस एक बार अगर एक्स्ट्रा शीट अगर डिस्प्ले के नीचे चला जाता है ना, फिर टेंशन नहीं होता कोई भी डिस्प्ले खोलने में। अब थोड़ा थोड़ा करके हमें गर्म करना है और थोड़ा थोड़ा एक्सरे को प्रेशर देना है, ताकि, लेकिन ये चीज़ें गर्म आप बार बार करना पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि गम जो है वो सूख जाता है और मोबाइल ठंडा हो गया तो समझ लो गम वापस चिपक जाएगा। तो इसलिए मैं इसको 3-4 बार 5-6 बार गर्म कर करके एक्सरे को इस तरह से प्रेशर दे के नीचे का जो गम है उसको क्लीन कर रहा हूँ। अब इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि आपको ये चीज़ आइडिया होना चाहिए डिस्प्ले का पत्ता किस तरफ है, क्योंकि पत्ता कट जाएगा एक्सरे शीट से डेफिनेटली, अगर आपको आइडिया नहीं होगा तो ये चीज़ें आप नेट में सर्च कर लें कि डिस्प्ले का, मतलब सपोज करो आपको J7 हो या J7 Pro हो या J7 प्राइम हो, कोई से भी J सीरीज़ का मोबाइल हो, उसका डिस्प्ले नेट पे आप सर्च करोगे प्राइस तो आपको वैसे दिखा देगा, डिस्प्ले दिखाएगा तो उसका पत्ता भी दिखा देगा किस तरफ है, उसके अकॉर्डिंग ताश को फंसा है। ये ध्यान रखना कभी भी है ना, इस ईयर स्पीकर और जो ऊपर का जो कैमरा है, कैमरे की तरफ से आपको ताश को नहीं फंसाना है, हमेशा नीचे होम की बैक की उस साइड से ताश को फंसाना है, क्योंकि उस साइड में कभी भी है ना वो नहीं रहेगा, मतलब डिस्प्ले का पत्ता नहीं रहेगा जुड़ा हुआ, ऊपर की तरफ रहता है। तो अब मैं ये एक्सरे को जो धीरे धीरे खींच रहा हूँ ऊपर की तरफ, पत्ता जहाँ पे आ जाएगा वहाँ पे मैं स्टॉप कर दूंगा, मतलब एक्सरे को। गाइस ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि बहुत सारे बिगिनर ऐसे हैं जिनसे सुपर एमोलेड डिस्प्ले टूट जाता है, चार्जिंग फॉल्ट भी आता है तो रिस्क नहीं ले पाते हैं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि खोलना सीख जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपको ऐसे केसेस मिलेंगे सुपर एमोलेड डिस्प्ले खोलने में बहुत ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इनबिल्ट बैटरी होता है, मदरबोर्ड खुलता नहीं है, तो छोटा फॉल्ट भी करना होगा सैमसंग में, तो एमोलेड डिस्प्ले को ही पहले खोलना पड़ता है। गाइस फाइनली ये जो डिस्प्ले है ये कंप्लीट खुल चुका है बिना रिस्क के, अभी डिस्प्ले प्रॉपर सही है और हम इसका फ्रेम को भी अलग कर देते हैं। अब सिर्फ पेज खोलना है और बाकी मोबाइल में कोई भी फॉल्ट हो उसी को देखना है। गाइस वैसे अब तक आपने जो भी सीखे कंपोनेंट टेस्टिंग, मल्टीमीटर टेस्टिंग और कंपोनेंट आइडेंटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट सीख चुके हो। अब हम आईसी कौन कौन से होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, आईसी आइडेंटिफिकेशन के बारे में सीखते हैं। गाइस जब हम मोबाइल में रिंगटोन सुनते हैं तो साउंड कौन देता है, लाउड स्पीकर देता है, लेकिन लाउड स्पीकर को कंट्रोल करने वाला जो आईसी होता है उसको रिंगर आईसी कहते हैं। और रिंगर आईसी वैसे इस पीसी प्लेट में लगा हुआ नहीं है, लेकिन उसके एडजस्ट पॉइंट दिखा रहा हूँ मैं, और इस टाइप का दिखता है वो रिंगर आईसी। गाइस रिंगर आईसी लगाना निकालना वो हम आगे के चैप्टर में सीखेंगे, फिलहाल हम दूसरे आईसी के ऊपर चलते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं अच्छी तरह। मतलब इन चीज़ों को याद रखना जरूरी है, तो इससे क्या है आपको कोई भी ऐसा मोबाइल आ जाए जिसका सेमेस्टिक डायग्राम आपके पास ना हो तो आप आईसी देख के आइडेंटिफिकेशन कर सको। अब ये जो आईसी है इस आईसी में देख सकते हो क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है, तो क्रॉस का चिन्ह कोई भी आईसी में हो तो समझ जाओ कि वो नेटवर्क आईसी है, मतलब आरएफ आईसी। गाइस अब समझते हैं पावर आईसी की पहचान को। पावर आईसी कहीं पे भी हो कोई भी मोबाइल में, आपको सिर्फ ये देखना है मदरबोर्ड में कौन सी आईसी के पास में ज़्यादातर बूस्ट कॉइल मिलता है और बड़े बड़े कैपेसिटर दिखाई देता है। जैसे कि ये आईसी है, इसके आसपास देख सकते हो बड़े बड़े बूस्ट कॉइल है और बड़े बड़े कैपेसिटर है। एक तो ये तरीका है पावर आईसी की पहचान करने का। दूसरा कोड नंबर से ही पहचान किया जा सकता है, आईसी में लिखा हुआ मिलता है, कोई से भी आईसी हो, PM
के आगे कुछ नंबर मिलेगा या क्वालकॉम PM8940 8930 ऐसे नंबर मिलेंगे। लेकिन गाइस ये नंबर तभी मिलेंगे अगर क्वालकॉम पावर आईसी होगा। तो पावर आईसी में क्वालकॉम भी लिखा हुआ मिलेगा आपको ऊपर ही ऊपर। और वैसे अगर मीडियाटेक पावर आईसी होगा तो मीडियाटेक के आगे कुछ नंबर मिलेंगे आपको। गाइस अब समझते हैं सीपीयू के बारे में। सीपीयू कंफ्यूज हो जाता है अधिकतर बिगिनर कि कौन सा सीपीयू कौन सा रैम होता है। तो सीपीयू में आपको दिख जाएगा क्वालकॉम मिलेगा, उसके नीचे आपको अगर क्वालकॉम का सीपीयू होगा तो क्वालकॉम जरूर लिखा हुआ मिलेगा, उसके नीचे MSM 8917 8927 ऐसे कुछ नंबर मिलते हैं। तो उससे ये कन्फर्म हो जाता है कि क्वालकॉम का सीपीयू है और उसका नंबर ये है। क्वालकॉम के नीचे नंबर मिलता है अलग से। अगर मान लो क्वालकॉम का सीपीयू ना हो, मीडियाटेक का सीपीयू हो, तो मीडियाटेक के नीचे भी आपको MT6733 या 6734 ऐसे नंबर मिलते हैं। गाइस अब रैम के बारे में समझते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसमें अलग ही टाइप का कोड वर्ड लिखा हुआ है, जो मैं आप क्लियर करके दिखाता हूँ पहले कैमरे को। इसमें देखिए लिखा हुआ है SEC 85825। ये इस कोड से हमें मालूम पड़ जाता है कि ये रैम है। गाइस अब दूसरे आईसी के बारे में समझते हैं। ये जो देख रहे हो WTR 2965 लिखा हुआ है, ये आईसी नेटवर्क सिग्नल आईसी है। इसको WTR के नाम से जानते हैं। और ये अगर ख़राब होगा तो मोबाइल में नो सर्विस इमरजेंसी का एरर आएगा, नेटवर्क नहीं आएगा। कुल मिला के बात ये है। ये आईसी अभी लेटेस्ट फ़ोन में ज़्यादातर मिलेगा आपको, खासतौर पर 4G सेट में। गाइस इस वीडियो में जो भी आईसी के बारे में बताया गया है ये सब इंपॉर्टेंट आईसियाँ है, खासतौर पर इन्हीं में प्रॉब्लम्स होते हैं, इसलिए मैंने इस आईसी के बारे में आइडेंटिफिकेशन कराया। बाकी इसके अलावा भी छोटे बड़े बहुत सारे आईसियाँ होते हैं, लेकिन वो आईसियाँ बहुत कम आते हैं रिपेयरिंग में। कुछ आईसी ऐसे हैं जिनका हमें नाम ही नहीं मालूम, कुछ आईसी ऐसे हैं जो ख़राब ही नहीं होते। इस वीडियो का सवाल ये है कि मोबाइल में कितने स्पीकर होते हैं कोई से भी फ़ोन। इस वीडियो में सिम स्लॉट के बारे में समझते हैं। सिम स्लॉट किस तरीके से काम करता है और सिम स्लॉट ख़राब होने पे कैसा प्रॉब्लम फेस होगा उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि सिम स्लॉट का कभी भी प्रॉब्लम आए तो आप इजी तरीके से रिपेयर कर पाओ। सेमेस्टिक डायग्राम में थोड़ा समझना ज़रूरी है। तो आपको ये एक चीज़, ये नोकिया 1600 को अगर कर लोगे, सेमेस्टिक डायग्राम को रट लोगे, तो कोई भी बड़े मोबाइल या एंड्रॉइड मोबाइल आता है तो उसमें आपको ईजी लगेगा रिपेयर करने में। सेमेस्टिक डायग्राम में देखिए सिम कनेक्टर जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे 6 पिन का सिम स्लॉट का डायग्राम बना हुआ है, ये है। और उसका कनेक्शन देखिए कहाँ से कहाँ जा रहा है, एक फ़िल्टर में जा रहा है, जो कि ये 6 पिन है। 6 पिन में लिखा हुआ है CLK RST VIO और उसके बाद में GND भी है, VSIM भी है। और ये देखिए कनेक्शन इस फिल्टर में जा रहा है। उसके बाद में ये 3 कनेक्शन और जा रहे हैं और एक पिन जो है वो ग्राउंड जा रहा है और एक पिन जो है खाली जा रहा है। अब ये इसमें जो कनेक्शन जा रहा है ना ये फ़िल्टर में, ये सारा सिम स्लॉट का जो मैनेजमेंट है वो ये फ़िल्टर करता है। और फिल्टर उसके बाद में आगे UMIC को पास करता है। फ़िलहाल ये फ़िल्टर PCB प्लेट में कहाँ पे लगा हुआ है उसके बारे में भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। फिर ये सिम स्लॉट के जस्ट ऊपर जो है यही फ़िल्टर है, ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। इस फिल्टर का नंबर है R2700। तो ये फ़िल्टर PCB प्लेट में मैंने कैसे कंफर्म किया कि सिम स्लॉट के ऊपर ही लगा हुआ, क्योंकि मैंने पहले सेमेस्टिक डायग्राम को देख लिया था। और मैं आपको भी दिखा देता हूँ। R2700 नाम का जो फ़िल्टर है, एक हिसाब से इसको IC कह सकते हो। ये फ़िल्टर अगर ख़राब हो जाए, मतलब ये IC अगर ख़राब हो जाए तो इसमें जंपर मार के हम रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन इसके आगे जो सप्लाई UMIC में जाता है फिर वो हैवी वर्क हो जाता है, UMIC रिवॉल्विंग का काम हो जाता है अगर सिम स्लॉट का प्रॉब्लम होता है तो। अभी यहाँ पे देख सकते हो R2700 है, ये सिम स्लॉट का फ़िल्टर तो यहाँ पे बिठा हुआ है। और हमने जो फर्स्ट पेज पे देखे थे सिम्स कनेक्टर के जस्ट लाइन जो R2700 पे जा रहा है, तो उससे ये कंफर्म हो गया कि ये वाला IC यही है। और ये R27027 जो ये IC है, ये IC सप्लाई आगे UMIC को पास करता है। गाइस अब हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं। ये सिम स्लॉट के 6 पिने हैं, 6 पिनों में कौन कौन से कनेक्टिविटी आता है। फिलहाल इनके एक नाम सेमेस्टिक में लिखा हुआ है CLK VIO या VSIM नाम का सप्लाई है, वो नाम को याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमें से मल्टीमीटर से ये कंफर्म करना पड़ता है कि 6 पिन में कौन कौन से पिनों में नंबर आते हैं। तो नंबर के अकॉर्डिंग जो है हमें ये ट्रेस हो जाता है कि कौन से पिन में कोई ट्रैक मिसिंग तो नहीं है या कोई फॉल्ट तो नहीं है
या फिर और वैसे कॉमन चीज़ें जो होती है, मान लो सिम स्लॉट, सिम अगर मोबाइल में वर्क नहीं करता है तो सिम के पिने हमें चेक करना पड़ता है, डैमेज तो नहीं है, ये डाउन तो नहीं है। फिलहाल रिपेयरिंग में तो गाइस अधिकतर प्रॉब्लम सिम स्लॉट का ही आता है। 80% तो सिम स्लॉट अगर डैमेज हो जाता है, सिम के पिने टूट जाते हैं, उसी में प्रॉब्लम हम सिम स्लॉट को चेंज करने में रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन मल्टीमीटर से चेक करने में अगर ऐसा फॉल्ट आ जाए, कनेक्टिविटी ना आए सिम के पिनों में, तब जाके हम उनका ट्रैक जो है ट्रेस करते हैं। लेकिन ट्रैक तभी आप ट्रेस कर पाओगे जब आपको ये आइडिया होगा कि सिम स्लॉट का कनेक्शन किधर जाता है और किधर कौन कौन से आईसी में जाता है। ये चीज़ें आपको कंफर्म करना पड़ेगा। इसलिए मैं सेमेस्टिक डायग्राम का आपको बता रहा हूँ कि सिम का जो कनेक्शन है वो पहले सिम फिल्टर में जाता है, उसके बाद में UMIC में जाता है। इस मोबाइल का थ्योरी को अच्छी तरह समझ जाते हो तो कोई से फ़ोन आ जाए आपके पास तो आप इजी तरीके से ट्रैक कर पाओगे फॉल्ट को। गाइस मल्टीमीटर को हम बजर के मोड पे रखते हैं, ये तो आपको पता ही है। कोई भी फॉल्ट को हम चेक करते हैं तो बजर के मोड पे रखना है, मतलब साउंड आना चाहिए मल्टीमीटर में। तो उस पोजीशन में रख के मल्टीमीटर का एक प्रोब को ग्राउंड में रखना है और एक प्रोब को सिम स्लॉट के जिस पिन को हमें ट्रेस करना है उस पिन में हमें टच करना पड़ेगा। तो पहला पिन मैं ग्राउंड में रखता हूँ और दूसरे पिन से हम चेक करते हैं सिम स्लॉट के जो 6 पिन है, 6 पिनों को एक एक करके चेक करते हैं। जैसे मैं इस पिन में चेक कर रहा हूँ तो 276 नंबर ऐसा कुछ दिखा रहा है, और इसमें चेक कर रहे हैं तो 614 नंबर दिखा रहा है, और इसमें चेक कर रहे हैं तो 500 कुछ नंबर, और इसमें भी 600 के नंबर ये खाली दिखा रहा है। और इसके पास में जो है ये देखो ये ग्राउंड दिखा रहा है, मतलब साउंड आ रहा है। ग्राउंड जानते हो क्या होता है? तो कहने का मतलब ग्राउंड उस तरफ हो गया ये वाला, और ये जो खाली वाला पिन है ये सेंटर वाला हो गया, और ये वाला जो पिन है ये इसमें वोल्ट आता है, जब बैटरी लगा हुआ रहता है 1.8 से 3 वोल्ट आता है। तो ये क्लियर हो गया। और ये जो बाकी 3 कनेक्शन है सीधा जो सिम फिल्टर में जा रहा है। अब इनमें से किसी ये चीज़ें आपको अगर रट लेते हो किस किस के पिन में कितने कितने कनेक्टिविटी आता है, नंबर को याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना याद कर लो कि कनेक्टिविटी आता है कौन कौन से पिन में। खाली ये चीज़ देख लो, 4 नंबर का पिन में ग्राउंड है तो उसको याद रखना है, ग्राउंड आएगा एक पिन में, और एक खाली है तो खाली ही आएगा। बाकी 3 पिन में कनेक्टिविटी आ रहा है तो कनेक्टिविटी आना ही चाहिए, तो भी एक सिम वर्क करेगा। अगर 3 पिन में अगर कनेक्टिविटी नहीं आता है, 2 में आता है या फिर 3 में, तीनों में ही नहीं आता है, तो समझ जाओ कि या तो सिम फिल्टर या सिम IC में प्रॉब्लम है या कोई ट्रैक वगैरह मिसिंग है। तो वो हमें स्टेप बाय स्टेप मल्टीमीटर से चेक करने पे आइडिया लगता है। लेकिन इस फ़ोन में तो हमने ऐसे ही टेस्ट किए, तो इसी तरीके से आगे के फ़ोनों में कोई भी टेस्ट करना है। मैं उम्मीद करता हूँ सिम स्लॉट के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे। गाइस इस वीडियो में स्पीकर के बारे में समझेंगे। अब जैसे कि ये तो पता है आपको कि स्पीकर कहाँ पे जॉइंट हो रखा है, स्पीकर के कनेक्शन के बारे में समझते हैं। अब जैसे कि ईयर स्पीकर यहाँ पे लिखा हुआ है B2101, ये तो हो गया स्पीकर, और उसके पास में देख रहे हो L2182 L2183, ये 2 कॉइल हो गए। ये 2 कॉइल से गुजरते हुए L2181 और 2180 नंबर पे जा रहा है। क्या L से क्या शो हो रहा है? कॉइल। अब मैं इसमें ढूंढूंगा कहाँ पे है वो कॉइल। ये जो देख पा रहे हो आप, एक IC टाइप का कुछ दिख रहा है, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये L21 2182 और 2183 कॉइल है। गाइस जैसे कि हमने सेमेस्टिक में देखे थे L2181 और 2180 और 2181 जो कॉइल है उससे गुजरते हुए इस IC पे जाता है, और ये एम्पलीफायर, ऑडियो एम्पलीफायर IC है कॉइल के जस्ट नीचे जो N से शो हो रहा है। अब मोबाइल PC में मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम से, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको मोबाइल PC में और समझने में। अब ये देख रहे हो UMIC है, ये देख सकते हो। ये वाला जो IC है ये ऑडियो एम्पलीफायर IC है, ये UMIC है, और ऑडियो एम्पलीफायर का IC के ऊपर जस्ट कॉइल जो है ये L2180 और 2181 नाम का कॉइल है, जो कि इन पुर्जों में आता है। ये जो पुर्जा देख रहे हो इस पुर्जों में आता है, क्योंकि हमने देखे थे वहाँ पे 4 कॉइल थे, उन पुर्जों के थ्रू इसमें आता है। अब मल्टीमीटर से चेक करते हैं। मल्टीमीटर को बजर के मोड पे रख के, एक को ग्राउंड में रख के, और स्पीकर के पॉइंट पे चेक कर रहा हूँ तो 400 कुछ नंबर दिखा रहा है दोनों में ही। गाइस अब क्या करेंगे, ये स्पीकर के पॉइंट पे मल्टीमीटर का एक प्रोब रखते हैं और उन कंपोनेंट पे रखते हैं L2180 और 2181 पे। अगर मल्टीमीटर में साउंड आता है, और जैसे कि मल्टीमीटर में देख पा रहे हो 00 आ रहा है, बजर के साउंड सुना नहीं पा रहा आपको मैं मल्टीमीटर का, बाकी साउंड आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीकर ट्रैक यहाँ से जा रहा है इन कंपोनेंट के थ्रू। जैसे कि आप जानते हैं स्पीकर के 2 वायर होते हैं प्लस माइनस के, तो वो कॉइल भी आपको 2 ही मिलेंगे। जहाँ पे ट्रैक होगा, मतलब जहाँ पे स्पीकर का कनेक्शन होगा, वहाँ पे कॉइल भी 2 ही मिलेंगे, जैसे कि इस मोबाइल में है। गाइस हमने L2180 और 2181
कॉयल को ट्रैक किए थे, लेकिन हमने L2182 और 2183 जो कॉयल है उसको हमने ट्रैक नहीं किए। तो ये दोनों जो कॉयल है वो यहाँ पे है। इन दोनों कॉयल के थ्रू ही स्पीकर टिप में जा रहा है कनेक्शन। अगर ये दो कॉयल ख़राब हो जाता है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, एक एक आएगा। चाहे एक ख़राब हो कनेक्शन, चाहे दोनों ही कनेक्शन ख़राब हो, एक नंबर ही आएगा मल्टीमीटर से चेक करोगे तो। और ये हाथ में है स्पीकर, तो ऐसा भी केस हो सकता है, ये यहाँ पे जॉइंट होता है ना, तो स्पीकर तो स्प्रिंग टाइप का है, ये लूज होगा तो यहाँ पे प्रॉपर टच नहीं होगा, जिसके कारण साउंड नहीं आएगा। गाइस फ्रंट साइड में जो दो कॉयल लगे हुए हैं उन्हीं के थ्रू तो इसमें कनेक्शन आ रहा है, और अगर वो दो कॉयल अगर ख़राब हो तो कनेक्शन आना बंद हो जाएगा, जिसके कारण भी साउंड नहीं आएगा। भले ही आपका स्पीकर सही हो और प्रॉपर जॉइंट हो, तो ये चीज़ें क्या हमें मल्टीमीटर से मालूम पड़ता है। अब यहाँ पे ये जो दो कॉयल देख रहे हो, ये दो कॉयल भी ख़राब हो सकते हैं, तो ये चीज़ें भी हमें मल्टीमीटर से मालूम पड़ता है। अब ये कॉयल भी सही है, सब कुछ कनेक्शन भी सही है, उसके बाद में ऑडियो एम्पलीफायर आईसी जो है उसको हमें चेक करना पड़ता है। अब ये ऑडियो एम्पलीफायर आईसी, इसको अगर अच्छी तरह समझ जाते हो तो एंड्रॉयड मोबाइल में भी इसी तरीके से आईसी मिलता है, तो सेम कहानी है। अगर इस मोबाइल की थ्योरी को कंप्लीट कर लोगे तो सब मोबाइल आपको इजी लगने लगेगा। अब ये ऑडियो एम्पलीफायर आईसी को देख सकते हो आप, इसमें 4 कनेक्शन जा रहे हैं। ये फर्स्ट नंबर का जो कनेक्शन है ये घूम फिर के कहाँ जा रहा है, CPU में जा रहा है। मैं अभी और दिखाता हूँ, ये देखो UPP लिखा हुआ है ना, UPP का मतलब होता है CPU में जाना। जो कनेक्शन CPU में जा रहा है उसमें ये भी लिखा हुआ है, देखो ऑडियो 4.0 लिखा हुआ है, तो इसका ये ऑडियो का कनेक्शन हो गया है जो इस C2 में जा रहा है। जो ये कनेक्शन CPU में जा रहा है इसको आप मल्टीमीटर से ट्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि मान के चलो CPU अगर सिग्नल नहीं दे रहा हो तो आप ट्रैक कैसे करोगे, क्योंकि ये तो इंटरनल जा रहा है, कोई कंपोनेंट ही लगा हुआ नहीं है इसमें, सीधा ऑडियो आईसी से सीधा CPU में जा रहा है, बीच में कोई भी कंपोनेंट नहीं है। लेकिन एक चीज़ है जो है टेस्ट पॉइंट, और बाकी जो नीचे के 3 कनेक्शन है इसमें देख सकते हो 2 कैपेसिटर होकर 2 रेजिस्टेंस होते हुए जा रहा है, और ये भी बहुत सारे कंपोनेंट में होते हुए जा रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है इसको हम ट्रैक करते हैं। गाइस जैसे कि ऑडियो आईसी का C2 कनेक्शन हमने चेक कर लिया जो कि डायरेक्ट CPU में जा रहा है, सिर्फ एक टेस्ट पॉइंट चेक करने का रास्ता है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बाकी नीचे के जो आपको 3 कनेक्शन दिख रहे हैं वो भी एक कनेक्शन जा रहा है माइक का और एक कनेक्शन जा रहा है ऑडियो का, जो सीधा इन कंपोनेंट में यहाँ पे काफ़ी सारे कंपोनेंट है, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, लेकिन ये देख पा रहे हो ये UMIC में जा रहा है, और इसके आगे लिखा हुआ भी है X माइक और X ऑडियो। ये 2 कनेक्शन है जो UMIC में जा रहा है। अब ये 2 कनेक्शन UMIC भी अगर ख़राब होगा तो भी ऑडियो जो ऑडियो एम्पलीफायर आईसी है वो वर्क नहीं करेगा, हो सकता है आपका स्पीकर भी काम ना करो। तो CPU और UMIC ये दोनों, जैसे ये हो गया UMIC और इसके पास में हो गया CPU, ये दोनों सही होना चाहिए जब भी एक ऑडियो आईसी काम करेगा। गाइस ये जितने भी आप कंपोनेंट देख रहे हो नीचे के 2 कनेक्शन में, ये कंपोनेंट मतलब ऑडियो एम्पलीफायर आईसी के आसपास ही मिलेंगे। आप अगर ट्रैक करोगे सेमेस्टर के थ्रू तो सब चीज़ें आपको दिख जाएगा। बाकी मैं थोड़ा शॉर्टकट में बताता हूँ, ये दो कैपेसिटर है, उसके बाद में 2 रेजिस्टेंस होते हुए जा रहा है, लेकिन इन दोनों को कौन दे रहा है, UMIC दे रहा है सप्लाई, और जा कहाँ रहा है, ऑडियो एम्पलीफायर आईसी में जा रहा है। लेकिन ऑडियो एम्पलीफायर आईसी को ऑन करने के लिए V-BAT मतलब वोल्टेज की आवश्यकता होता है, जो कि आपको नीचे दिख रहा होगा B1 या कुछ ऐसे VDD ऐसे कुछ दिख रहा होगा, जो कि V-BAT लिखा हुआ है। ये V-BAT का मतलब क्या होता है, बैटरी से जो वोल्टेज आता है वो वोल्टेज इसके अंदर जाएगा तो ही आपका स्पीकर वर्क करेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ UMIC जो 2 रेजिस्टेंस और 2 कैपेसिटर से कनेक्शन दे रहा है रिंगर आईसी को, मतलब ऑडियो एम्पलीफायर आईसी को, तो वो 2 कैपेसिटर और 2 रेजिस्टेंस भी आपको मैं दिखा देता हूँ इस सेमेस्टिक में कहाँ पे है। गाइस ये देखिए ऑडियो एम्पलीफायर जो आईसी है N से स्टार्ट हो रहा है, उसके जस्ट नीचे C से 21 तेरे पे कुछ धुंधली सी दिख रहा है, लेकिन ये दोनों 4 कंपोनेंट, ये C कैपेसिटर हो गया और R रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस का कोड दिख रहा है 2158 और 2159 नंबर का जो रेजिस्टेंस है, ये 4 कंपोनेंट के थ्रू ही ये ऑडियो एम्पलीफायर आईसी में जाता है, और ये ऑडियो एम्पलीफायर ऑन होकर फिर L2180 और 2181 में कनेक्शन जाता है स्पीकर का। गाइस इस वीडियो का सवाल है, जो ऑडियो आईसी में C2 का कनेक्शन जो CPU दे रहा है, वो C2 का कनेक्शन को आप कैसे चेक करोगे, आप कैसे कंफर्म करोगे कि CPU एक्चुअली में सिग्नल दे रहा है कि नहीं दे रहा है। गाइस एक चीज़ और बताता हूँ, बैटरी जो वोल्टेज दे रहा है ऑडियो आईसी को, ऑडियो एम्पलीफायर आईसी को, उसको कोई कंपोनेंट के थ्रू नहीं दे रहा, डायरेक्ट दे रहा है। जब तक आप ऑडियो आईसी निकालोगे नहीं तो आप चेक नहीं कर पाओगे कि वोल्टेज इंसर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऑडियो एम्पलीफायर आईसी में।
फिलहाल तो ये सारी चीज़ें आपको मल्टीमीटर से चेक करना आना चाहिए, जो कि मैंने पहले वीडियो में बता दिया मल्टीमीटर से कैसे चेक करते हैं। और इस वीडियो में भी मैंने आपको वैसे बेसिकली एक कंपोनेंट चेक करके बताया मल्टीमीटर से। इस तरह से एक एक चीज़ें है ना हमें मल्टीमीटर से चेक करना पड़ता है, और हमें आना चाहिए कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, कंपोनेंट कैसे लगाते हैं, ऑडियो आईसी कोई से भी आईसी निकालना लगाना, वो चीज़ें मैं आपको आगे बता दूंगा। जो बिगिनियर कंप्लीट वीडियो नहीं देख रहा है, मैं उनके लिए एक मैसेज छोड़ना चाहता हूँ। वो बाद में आधा अधूरा ही रिपेयरिंग सीख पाएंगे, कंप्लीट रिपेयरिंग नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में एक सवाल पूछता हूँ जिसका आंसर मुझे कुछ बिगिनियर का जवाब मिलता है और बाकी बिगिनियर का जवाब नहीं मिलता है। गाइस, इस वीडियो में ग्लास वाला पैनल निकालना और नॉन रिमूवेबल जो बैटरी है उससे कैसे निकालते हैं इसके बारे में सीखते हैं। कुछ अनक्रेडिटेबल चीज़ें हैं जो जानना ज़रूरी है, तो इनमें भी अगर मान लो प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा तो अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। LCD सेपरेटर मशीन में मोबाइल को रखना पड़ता है उस एंगल से जिस एंगल से हमें पैनल को खोलना पड़ेगा, यानी उल्टा साइड। खोलने के बाद में मोबाइल थोड़ा 100 डिग्री पे गर्म होगा। उसके बाद में आप ताश की मदद ले सकते हो या फिर कोई भी एक इस टाइप का चीज़ें ले सकते हो जिससे आप कॉर्नर से फंसाना है। फंसाने के बाद में आपको स्प्रे करना पड़ेगा बीच में, ताकि उसका जो गम है वो स्मूथ हो जाए। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये ईजी तरीके से खुल चुका है, लेकिन फर्स्ट टाइम आपसे थोड़ा मुश्किल होगा खोलने में। ईजी तरीके से नया खुले तो वो चीज़ें आपको केयरफुली करना है। और फिंगरप्रिंट का जो पत्ता होता है उसका खासतौर पर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी ताश को हम ज़बरदस्ती फंसा देते हैं अंदर की तरफ और फिंगरप्रिंट का पत्ता कट जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। अभी फिर उसके बाद में देखते हैं कि बैटरी कैसे खोलते हैं। नॉन रिमूवेबल बैटरी टाइप के होते हैं। तो एक ये देख रहे हो ओप्पो का बैटरी है, ओल्ड बैटरी है, इसी तरह से निकल जाएगा, लेकिन ये यहाँ से रैपर जो है बैटरी से अटैच करा हुआ रहता है इस टाइप से। तो आपको इस रैपर को उठाना है और आपको राइट साइड में खींचना है, अपने राइट साइड में, जिस तरीके से मैं खींच रहा हूँ। तो आपको थोड़ा इसमें जोड़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये बैटरी जो है बहुत ही हार्ड होता है और खींचने में आप शायद आपसे ना हो 1-2 बार, तो 3-4 बार ट्राई करोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि इस टाइप की बैटरी किस तरीके से खुलता है। तो MI वाले बैटरी के बारे में समझते हैं। तो इसका बैटरी खोलने का थोड़ा अलग मेथड होता है। जैसे कि देख पा रहे हो, मैं नीचे की तरफ पेस्ट जो केमिकल है एसीटोन उसको मैं छिड़क रहा हूँ ताकि पेस्ट जो है वो स्मूथ हो जाए। और ये देख रहे हो, ये रैपर जो है पूरा चिपका रहता है। अगर आप बिना केमिकल के मदद से खींचोगे तो ये टूट जाएगा और बैटरी निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपको जिस तरीके से हल्का हल्का पेस्ट डालना है, मतलब केमिकल छिड़कना है और हल्का हल्का अपनी तरफ खींचना है, तो बैटरी के नीचे लगा हुआ जो पेस्ट है वो इजी तरीके से निकल जाएगा। उठा रहे हैं तो राइट साइड में रैपर उठाए, लेफ्ट साइड में भी सेम रैपर ऐसा कैसा ही होगा, जिसको भी उस रैपर को भी आपको इसी तरीके से निकालना है। बाय द वे, आपके पास सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन बैटरी को निकालने में मिलेगा, क्योंकि इन बैटरियों का रैपर ये जो मैं उठा रहा हूँ ना, ये रैपर जो है टूट जाता है, क्योंकि अधिकतर बिगिनर क्या कंप्लीट जो है केमिकल डाल के नहीं निकालते। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, ये केमिकल आप जो डाल रहे हो ना बैटरी पे, इससे मोबाइल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ना ही डिस्प्ले में कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि डिस्प्ले में जाएगा ही नहीं केमिकल। अगर डिस्प्ले के अंदर डिस्प्ले तो पीछे की तरफ है ना, तो इस तरीके से आपको उस एंगल से केमिकल छिड़कना है, बैटरी पे ही जाए ओनली। तो ये तो निकाल लिया मैंने, लेकिन आपके पास यही प्रॉब्लम ज़्यादातर आएगा कि रैपर जो है टूट जाएगा, कंप्लीट नहीं निकल पाएगा। तो पेस्ट खास वो जो केमिकल है उसको खास तौर पे यूज़ करें तो बैटरी सही कंडीशन में निकल पाएगा। अगर आप चिमटी का इस्तेमाल करोगे तो इसमें क्या है, बैटरी जो है ड्रेन होने का संभावना रहता है, बैटरी ब्लास्ट होने का संभावना रहता है। तो चिमटी का इस्तेमाल सजेस्ट करूँगा ना करें।